चलो स्टार्ट करते हैं आज से। वात अभिषेक प्रतिषेधी अध्याय से देखना था 90 नंबर के। तो अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, तीनों की चिकित्सा देखते हैं ना। वात अभिषेक वाले में सारे वातज वाले रोग की चिकित्सा दे रखी है, पित्त अभिषेक वाले में मैक्सिमम पित्तज रोगों की चिकित्सा दे रखी है, श्लेष्म अभिषेक और रक्त ऐसे करके दोषानुसार उनकी चिकित्सा दे रखी है ना। वात अभिषेक वाले में देखो तीनों अपन लाइन से लिख लेंगे, वात पित्त, वात वाले में, पित्त वाले में, कफ वाले में क्या क्या करते हैं मेन मेन। तो सबको पता है वात में वात दोष होता है, तो वात दोष को समन करने के लिए क्या होता है, सबसे पहला स्नेहन कर देना अपन। वातज को शांत करने के लिए स्नेहन स्वेदन दे सकते हैं, तो स्नेहन देंगे, स्वेदन देंगे वातज वाले में, ठीक है ना। इसके बाद क्या देंगे, शिरामोक्षण देंगे। शिरामोक्षण कहाँ पे करते हैं, इसे यूला उला करके याद रखा था अपन ने ना, कहाँ कहाँ पे, उपनासिका में, ललाट में, अपांग में, और एंड में इसके बाद क्या दे देंगे, विरेचन दे देंगे। ठीक है, तो ये वातज वाली की स्टेप इतनी थी, तो याद रखना वातज वाला कहाँ से, स्नेहन से चालू करना है। स्नेहन भी कहता हुआ पुराण सर्पी से या पुराने सर्पी से या पुराण ग्रंथ से करना होता है, ठीक है ना। पुराण सर्पी से अपन क्या देंगे, स्नेहन देंगे किसमें, वातज अभिषंद। ओब्वियसली वातज अभिषंद और अधिमंत की एक जैसी चिकित्सा है, तो क्या क्रम बना वातज वाले में अपने का, पुराना घृत दिया, फिर स्वेदन करवाया, शिरामोक्षण करवाया, उसके बाद पुनः स्नेहपान करके विरेचन करवा दिया, ठीक है ना। पित्तज वाले में, तो पित्तज वाले पित्त की सबसे अच्छी शांति का उपाय क्या होता है, पित्तज वाले में सबसे पहले क्या कर देंगे अपन, पित्तज वाले में अपन शिरामोक्षण सबसे पहले कर देंगे, ठीक है ना। शिरामोक्षण, शिरामोक्षण के उपरांत क्या कर देंगे अपन, विरेचन दे देंगे इसमें, ठीक है, विरेचन, ठीक है। कफज वाले में ओब्वियसली स्नेन विस्नेन देने की गलती तो अपन कफज में करेंगे नहीं, तो कफज में डायरेक्ट अपन कैसे, इसमें भी अपन शिरामोक्षण या रक्त मोक्षण से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, कफनाशक चिकित्सा। तो अपन ने थोड़ी सी कोरिलेटिव स्टडी पढ़ ली जो अपना उत्तर तंत्र के अंदर दे रखा था। वातज अभिषेक और अधिमंत में स्नेहन स्वेदन, फिर वहां पे शिरामोक्ष, शिरामोक्षण तो तीनों में करेंगे है ना, लेकिन ऊपर नीचे क्या करेंगे, वातज वाले में पहले पुराने सर्पी से स्नेहन कर देंगे, फिर स्वेदन करने के बाद शिरामोक्षण करवाएंगे। पित्तज वाले में डायरेक्ट शिरामोक्षण करवाएंगे, कफज वाले में डायरेक्ट शिरामोक्षण करवाएंगे। पित्तज वाले में शिरामोक्षण करने के उपरांत विरेचन दे देंगे, कफज वाले में शिरामोक्षण करने के उपरांत कफनाशक चिकित्सा दे देंगे। चलो अब अंदर देखते हैं। वातज अभिषंद तथा अधिमंत पुराने घृत से स्नेहन, उसके उपरांत स्वेदन, फिर शिरामोक्षण, शिरामोक्षण कहाँ पे, उला ऐसे करके याद करवा देना, उपनासिका, ललाट और अपांग प्रदेश में शिरामोक्षण करवाया, उसके पश्चात स्नेह पान करके विरेचन दे देंगे, ठीक है। फिर सेक नस्य अलग अलग कुछ याद नहीं रखना, एक अर्धोदक पद से आश्वासन देते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किसमें देते हैं, अर्ध उदक पैसे, आधा जल आधा मात्रा में पानी, ये दोनों से आंखों का सेक और आश्चोतन करेंगे। किसमें करते हैं भैया, तो अर्धोदक से सेक आश्चोतन करते हैं वातज अभिषंध में, याद रख लेना भैया ना। देखो अपन ने देखा था ना, वातज अधिमंत में देखा था कि आधे सिर में वेदना हो रही थी, अधिमंत का सामान्य लक्षण भी था सिरोर्ध में वेदना होना, और वातज अधिमंत का एक प्रॉपर लक्षण भी था, ठीक है। तो अपन इसलिए ऐसे याद करेंगे, अर्धोदक वाला का है, वातज अधिमंत में आता है, तो वातज अभिषंध या वातज अधिमंत में अर्धोदक पै से आधा पानी आधा दूध से क्या करेंगे, सेक और आश्चोतन करेंगे। गुटिकांजन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गुटिकांजन जो 3-4 जगह आएगा भैया, अभी यहाँ पे लिख लो किस किस में लिख रहा है, वातज अभिषंद और वातज अधिमंत में गुटिकांजन आ गया, फिर अपन पित्तवेदक दृष्टि में भी इसको देखते हैं आगे चल के, ठीक है ना। गुटिकांजन महत्वपूर्ण बिंदु है भैया, देख लेना अपने को यहाँ पे, ठीक है, गुटिकांजन, ठीक है। फिर अन्य तो वात और वात विपर्य, दो इंपोर्टेंट बिंदु आते हैं अपने पास, कि एक अन्य तो वात रोग देखा था अपन ने, वात विपर्य रोग देखा था। इन दोनों में अपन क्या करेंगे, पूर्वोत्तर घृतपान करेंगे ना, तो याद रख लेना जो जिसमें वात बहुत ज्यादा है, अन्य तो वात और वात विपर्य जो दो अपन ने रोग देखे थे, उनमें भोजन से पूर्व थोड़ा सा मात्रा में घृतपान करवा देंगे। शुष्क क्षिपाक में क्या करेंगे, जीवनी घृत अणु तेल से नस्य करेंगे, शीतल जल से परिष्कृत, नहीं याद रखो तो वातज अभिषंद वाले में ज्यादा अपने को ध्यान नहीं देना है, बस सबसे पहले इसकी चिकित्सा का क्रम याद रखना है। सबसे पहले अपन पुराने ग्रह से स्नेहन दे दिया, फिर स्वेदन करवा दिया, फिर उला में शिरामोक्षण या रक्त मोक्षण करवा दिया, पुनः स्नेहन देके विरेचन करवा दिया, ठीक है ना। कुछ चीजों से सेक, कुछ से नस्य भी दे देंगे। आश्चोतन याद रखना है अपने को, इसका आश्चोतन ये सेक अपन अर्धोदक से देंगे, आधा पानी आधा जल मिलाकर। गुटिकांजन का प्रयोग कर देंगे थोड़ा सा, और अन्य तो वात विपर्य है उसमें भोजन से पूर्व घृतपान करवा देंगे। शुष्क क्षिपाक में ओब्वियसली जीवनी घृत और इन सबसे चिकित्सा करेंगे, स्नेह वाली चिकित्सा कर देंगे, ठीक है। ये अपना वात अभिषंद प्रतिषेधी या वातज नेत्र रोगों की चिकित्सा वाला चैप्टर अपना खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं पित्तज अभिषंद वाला। पित्तज अभिषंद वाला, पित्तज अभिषंद वाला क्या बोलता है अपने पास,
कि पित्तज अभिसंध में क्रम देख लिया था अपन ने, सबसे पहले शिरामोक्षण फिर विरेचन करवाएंगे, ठीक है ना। तो पित्तज अभिसंध और अधिमंत में पित्तज विसर्पवत चिकित्सा करनी, एक पॉइंट ये मिल गया भैया। कैसी चिकित्सा करेंगे? पित्तज विसर्पवत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पित्तज विसर्पवत चिकित्सा करेंगे। नस्य क्या देंगे? क्षीर सर्पी का नस्य देंगे 3-3 दिन पे, ठीक है ना। अंजन कैसे देंगे इसमें? पलाश पुष्प स्वरस है ना, जो मैंने क्रम लिखा है वो लिखा नहीं, लेकिन श्लोक में लिखना है। इसमें क्या क्रम क्या रहता है चिकित्सा का? सबसे पहले अपन शिरामोक्षण करेंगे और उसके उपरांत क्या देंगे? पित्तज वाले में विरेचन देंगे, ठीक है। अंजन पलाश पुष्प स्वरस सल्लेकी से अंजन का नहीं याद रखना है। समुद्र फेन को स्त्री के दूध शहद में विष के अंजन देता है ना, ऐसे ऐसे 3 ऐसे वाले याद होते हैं। मुस्त आदि अंजन जो होता है वो पित्तज अभिसंध में देते हैं। अम्ल्यादूषित और सुक्तिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये जो होता है ना, सब में सिरावेद तो देते हैं, इनमें याद रख लेना अम्ल्यादूषित और सुक्तिका, दो स्पेशल रोग है जिसमें क्या करना है अपने को? सिरावेद नहीं करना है, बाकी सब में करना है, ठीक है ना। तो अम्ल्यादूषित सुक्तिका में क्या नहीं करना है अपने को? सिरावीद नहीं करना है। पान दोनों में त्रिफलाग्रत का पान, तिलवक ग्रत, पुराण ग्रत, ये सब करेंगे। फिर श्रुतिका में वेदुर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, देखो चॉइस ऑफ क्वेश्चन यही रहेगा ना। श्रुतिका तो कैसे करे याद करवाया था मैंने, श्रुतिका को सू पढ़ लेंगे। और सू मतलब क्या? सुसु। सुसु करने के लिए कहाँ जाते हैं अपन? दूर जाते हैं ना भैया, कोई आसपास बैठा रहो तो नहीं करते ना। तो सुसु के लिए कहाँ जाते हैं? दूर जाते हैं, तो दूर, वेदूर्यांजन, वो दूर जाता है सुसु के लिए। तो सुक्तिका में कौन सा अंजन देते हैं? वेदूर्यांजन देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धूमदर्शी में रक्त पित्त पित्त विसर्प की चिकित्सा करेंगे, ठीक है ना। सुसु कहाँ करते हैं? वो दूर जाके करते हैं, वी सुसु, वी क्या करते हैं? दूर जाके। तो वेदुर्यांजन अपने को चॉइस ऑफ क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। पित्तज अभिसंध प्रतिषेध अध्याय। चलो ज्यादा ध्यान नहीं देना है, नहीं आता है पेपर में भैया। चलो श्लेष्म अभिसंध प्रतिषेध अध्याय। सबसे पहले क्या करेंगे? रक्त मोक्षण करेंगे। फिर पित्तज जो नाश चिकित्सा, कफ नाशक चिकित्सा करेंगे, जैसे कि स्वेदन, उपीड़न, अंजन आदि उपक्रम है ना। सिर्फ याद रख लें, श्लेष्म अभिसंध में रक्त मोक्षण से प्रारंभ करते हैं। रुक्ष औषधियों का पुटपाक, आश्रुतन, अपतर्पण का प्रयोग करेंगे। अपतर्पण के अनंतर 3-3 दिन के पश्चात कुष्ठ अधिकारोक्त तिक्त घृत का पान करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। वहां भी मैंने बताया था ना, तिक्त घृत का पान करके अपन पित्तज अभिसंध लगा देते हैं, नहीं भैया, है ना। 3-3 दिन के अंतर में अपन क्या करवाएंगे इसको? बढ़िया, कुष्ठ अधिकार में जो तिक्त घृत किया गया उसका पान। तो तिक्त घृत का पान कौन सा अभिसंध में कला है? श्लेष्म अभिसंध में कला है। एक ही बस बिंदु याद रखना है इसमें से ना, ज्यादा याद नहीं करना है। फिर बलास ग्रथित, इसमें यव एवं अन्य द्रव से निर्मित क्षार अंजन का लोहशलाका से प्रयोग करेंगे, नहीं याद करेंगे। पिष्टक महासोगन नहीं याद रखे ना। प्रक्लिन वर्त में पुस्तक योगांजन, तो मैंने वैसे बताया था कि योगी जो बहुत ज्यादा 2-3 साल से योगी करने लग जाते हैं ना, वो प्रोमैक्स हो जाते हैं, इतने प्रोमैक्स हो जाते हैं कि लीन हो जाते हैं। तो याद रख लेना भैया ना, प्रोलीन, योग में क्या हो जाते हैं लोग? प्रोलीन हो जाते हैं। कौन? जो बहुत ज्यादा योग करते हैं, जो बहुत ज्यादा योगी होते हैं, वो प्रोलीन हो जाते हैं। तो प्रक्लिन व्रत में योगांजन देते हैं, ठीक है ना। सुक्तिका में क्या देते हैं? वेदूर्यांजन देते हैं। गुटिकांजन अपन ने वातज पित्तज अभिसंध में देख लिया, और योगांजन देख लिया ना। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बस याद रखने, रटने नहीं बैठ देना, चिकित्सा नहीं याद होती भैया, आता भी नहीं पेपर में। रक्तज अभिसंध में कैसे चिकित्सा करते हैं भैया अपन? तो रक्तज में सिरा उत्पाद सिराज में सब में समान चिकित्सा करते हैं। कैसी चिकित्सा करते हैं? ये पहले तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि रक्तज अधिमंत अभिसंध सिरा उत्पाद और सिराहर्ष, सिरा उत्पाद सिराहर्ष में किसके समान चिकित्सा करते हैं, ऐसा पूछा जाता है। तो सिरा उत्पाद और सिराहर्ष में रक्तज अधिमंत और रक्तज अभिसंध के समान चिकित्सा किया जाती है। उक्त चारों में कौन सी चिकित्सा कहते हैं? कोमांसी करके मैंने याद किया था। कोम घृत का पान, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना, दो दो प्रश्न अपने से पूछता है। किसमें? पुराण सर्पी से स्नेहन करवाते हैं, पुराण सर्पी। तो पुराण सर्पी से क्या करवाएंगे? स्नेहन करवाएंगे। तो किसमें करवाएंगे पुराण सर्पी से स्नेहन? वातज अभिसंध में, या वातज अधिमंत, जो भी ऑप्शन में दिया जाए। और दूसरा अपने से पूछता है क्या? कोम्ब सर्पी पान, ठीक है। ये किसमें करवाते हैं अपन? रक्तज अभिसंध में, ठीक है। टिप ऑफ टंग है भाई, ये चॉइस ऑफ क्वेश्चन यही रहेगा, बहुत इजी पूछेगा। कोम्ब सर्पी जो होता है उसका पानी या उसकी चिकित्सा किसमें करते हैं? तो रक्तज अभिसंध, कोमासी करके याद करना। रक्तज अभिसंध में कैसे याद करना है? कोमासी करके। तो को से आ जाएगा कोम्ब घृत पान, मां से आ जाएगा मांस रस से स्नेह, और ची से आ जाएगा सिरावित। ये 3 इसकी चिकित्सा है। रक्तज अभिसंध में कैसी वर्तियां रखते हैं? यव आकृति की वर्तियां रखते हैं, उत्तर तंत्र में अपन ने देखा हुआ है, ठीक है ना। नहीं याद रखना, भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। रक्तज अभिसंध में कैसी वर्तियां रखते हैं? यव आकृति की। नेत्र रुजार, बहुत ज्यादा वेदना जब अगर होगी रक्त अभिसंध में या रक्त अधिमंत में, तो अतिभ्रश वेदना में मृदु स्वेद जलोकापातन घृत की महती मात्रा का सेवन भी अपन कर सकते हैं। यह आकृति का तिर्यक शोधन पक्ष को अध्याय पूरा चैप्टर देखेंगे जब देखेंगे। अर्जुन में कैसी चिकित्सा करते हैं? पित्त अभिशमन चिकित्सा करते हैं, ओब्वियसली भैया। सवर्ण शुक्ल में क्षारंजन का प्रयोग करते हैं, वहां भी अपन ने देखा। नीलेश्वर श्रवण शुक्ल करवाया था अपन ने, नीलांजन देखा था और षडंगुल देखा था। आज का जात
आज का जात में क्या है भैया, बकरी की लेंडी के जैसा कुछ बाहर निकल गया, उसमें क्या करेंगे, सुई से पार्श्व में वेदन करके वहां से पानी निकाल देंगे और उसमें गोमांस से सर्पी से व्रण पूर्ण, कुछ नहीं बदलना, वेदन कर देते पार्श्व में ना। आज का जात बकरी का जो अजात पुरुष होता है उसके समान कुछ आंख से फट के बाहर आ गया है, उसको पार्श्व में क्या कर देंगे, छेदन कर देंगे और सारा पानी निकाल देंगे अंदर से, ठीक है। नेत्रपाक जाति पुष्पांजन, तो मैंने बताया था ये जाति में क्या हो जाता है, नैन मटक्का का करना चाहिए अपने को, नेत्र का पाक या नेत्र को नैन मटक्का जाति जाति में ही करना चाहिए ना, या जाति में ही पुष्प देना चाहिए नेत्र देख के। नेत्र पाक में क्या देते हैं, जाति पुष्पांजन देते हैं। पुयालस में नहीं याद रखना है। प्रक्लिन्नवर्त में योगांजन याद हो गया भैया वैसे को, और अक्लिन्नवर्त में क्या देते हैं, चूर्णांजन देते हैं, है ना, नहीं याद रखो तो भी चला जा, प्रक्लिन्न वाला याद रखना। चलो ये अपने क्या हो गए, रक्तज रक्तज पित्तज श्लेष्मज और रक्त अभिषंद प्रतिषेध हो गया है, ठीक है ना, चारों चारों वातज पित्तज कफज और रक्तज हो गया है। अब अपन देखते हैं लेखन वाले, ठीक है ना, कुछ नहीं याद करना, लेखन वाले रोग कितने देखे अपन ने, तो ना, तो कैसे याद किया था अपन ने, पहला एक ब्रह्मास्त्र बताया था कि सारे के सारे प्रकार के वर्तमगत रोग आएंगे इसमें, पहले ऑप्शन बिना वर्तमगत वाला, फिर भी उसमें भी आ जाए तो एक ट्रिक मैंने लिखी थी कि VVS ने यूके 3 में किस पे, बुमराह पे लेख लिखा था, ऐसे करके अपन ने याद करी थी, ठीक है ना, पूरा डिकोड भी अपन ने वहां पे किया था, ऐसे करके 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या होता है उन 9 में, तो लेख 9 व्याधियों में सबसे पहले स्नेहन वमन विरेचन करा के रोगी को उतान शयन कराकर प्रथम किस शस्त्र से करेंगे लेखन कर, वंडलाग्र शस्त्र द्वारा प्रच्छान कराओ, तत्पश्चात शेफालिका गोजीवा से लेखन करें, 3 दिन के बाद स्वेदन और पीड़न आदि कर्म करें, नहीं पूछा जाएगा। समय लिखित के लक्षण क्या है, बचपन से अपने को पता है, असृग स्त्राव रहित, रक्त का स्त्राव ना हो ज्यादा, कंडू शोफ ना हो, सम नख वर्तम, सम नख निम वर्तम, है ना, मतलब समान रूप से वो लिखित वर्ग के लक्षण ही होते हैं ना, सम नख निम वर्तम, है ना, मतलब नाखून की जैसे एक नाखून एक जैसा होता है ना, वैसे के वैसे जो होते हैं, जहां पे अपन ने लेखन किया है वो पूरा का पूरा ऐसा होना चाहिए, एक समान जो होना चाहिए ना, सम नख निमम, ये किसका लक्षण है, सम्यक लेख का लक्षण। दुर्लिखित सबको पता है, आंखें बुरी लाल हो जाना, तिमिर हो जाना, उत्कट हो जाना, इसकी चिकित्सा क्या होती है दुर्लिखित की, बार बार लेखन करवाएंगे, ठीक है। अतिलिखित में क्या हो जाएगी, पलक उलट जाएगी, पलक में जटिल या टूट जाएगी, स्त्राव बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा, इसकी चिकित्सा स्नेह से द्वारा नहीं पूछा जाता ना, अपने से ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि किन किन में वो करना है, प्रथम प्रच्छान करना है, और किन किन में छेदन पूर्वक लेखन करना है, और किस किस में समलेखन करना है, ठीक है ना। तो देखो 3 चीजें अपने पास कौन कौन सी, पहला आएगा क्या, प्रच्छान व्रच्छान के बाद वृद्धि पत्र आदि से लेखन करेंगे कुछ रोगों में, 2 वाले जो होंगे उसमें समलेखन करेंगे, फिर कुछ आ जाएंगे उसमें क्या करेंगे, छेदन पूर्वक लेखन करेंगे, अर्थात पहले शस्त्र से काटेंगे फिर लेखन करेंगे, ठीक है ना। तो पहले सबसे टफ वाला पढ़ते हैं, कौन सा, तो मैंने 2 ट्रिक बताई थी, है ना, एक पाले में और एक छाले में। पाले मतलब क्या, सबसे पहले प्रच्छान करना है फिर लेखन करना है, देखो 2 ट्रिक पहले याद करवा देता हूँ। अपन ने लेखन अध्याय में देखा था कि एक पाले और छाले ऐसे करके, मतलब पहले प्रच्छान फिर लेखन, छाले मतलब पहले छेदन फिर लेखन, ठीक है ना। तो उसकी कुंभ शर्करा से छाले पड़े थे, उसकी घड़े में रखी हुई या उसकी कुंभ में रखी हुई शर्करा खाली थी अपन ने, तो मुंह में छाले पड़ गए थे, उसकी से क्या आ जाएगा, उत्संगिनी, ठीक है ना, जो यूके 3 में यू से आता है ना, उत्संगिनी। फिर उसकी कुंभी, कुंभ से आ जाएगा कुंभी, उसकी कुंभी कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, उसकी कुंभी की शर्करा से क्या होगा, छाले हो गए, ठीक है। और शर्करा से क्या आ जाएगा, वर्तमान शर्करा। इन तीनों में अपने को छाले मतलब पहले क्या करना है, छेदन करना है, उसके उपरांत लेखन करना है, ठीक है। फिर दूसरा क्या बच जाएगा अपना, पहले किसमें प्रच्छान करते हैं और तत्पश्चात उसमें क्या करते हैं, लेखन करते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा था विक्की की बड़ी पोथी में क्या करेंगे, विक्की की बड़ी पोथी जो होती है उसमें पाला डालेंगे या पाला कर लेंगे, ठीक है ना। विक्की की बड़ी पोथी को क्या डालेंगे, पाला डालेंगे, तो विक्की से आ जाएगा, वी से अपना क्या आ जाएगा, विबंध या वर्त में विबंध आ जाएगा, की से अपना क्या आ जाएगा, क्लिष्ट वर्त में आ जाएगा, बड़ी से क्या आ जाएगा, बहल वर्त में आ जाएगा, और पोथी से क्या आ जाएगा, पोथकी आ जाएगा। इन चारों में क्या करते हैं, पाला करते हैं ना। तो विक्की ने बड़ी पोथी पाली, ऐसे करके कुछ भी याद करना, विक्की ने क्या बड़ी वाली पोथी पाली, विक्की ने बड़ी वाली पोथी पाली, 2 ट्रिक अपनी याद हो गई, विक्की ने बड़ी वाली पोथी पाली, और दूसरा आ जाए उसकी कुंभी शर्करा से क्या हो गए, छाले पड़ गए, ठीक है। बाकी शाव वर्तम और कर्दम वर्त, इन दोनों में क्या करते हैं, समलेखन करते हैं। शाव वर्तम और कर्दम वर्त में क्या करते हैं, वो करते हैं, समलेखन करते हैं। चलो, फिर वर्तम और वर्तम पलकों में जो अतिशय कठिन हस्व ताम्रवर्ण की पीड़िका हो जाए या पक जाए उसमें ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो लेखन वाले में सिर्फ 2 चीजें अपन ने याद रखी भैया, किसमें प्रच्छान के बाद लेखन करते हैं, किसमें
छेदन के बाद लेखन करते हैं। विक्की की बड़ी पोथी अपन ने क्या करी, अपने पास पाली। विक्की ने क्या बड़ी पोथी पाल ली भैया, इतनी बड़ी पुस्तक पाल ली तो पढ़ना तो पड़ेगा इसे, है ना। वी से विबंध वर्त में विबंध आ जाएगा, की से क्लिष्ट वर्त में आ जाएगा, बड़ी से बहल वर्त में आ जाएगा, पोथी से पोथी आ जाएगा। इन सब में पहले प्रच्छान करेंगे, फिर लेखन करेंगे। फिर अपन ने दूसरी ट्रिक क्या देखी थी भैया, कि उसकी कुंभी की शर्करा खाई तो मुंह में क्या हो गए, छाले हो गए। उसकी से उत्संगिनी आ जाएगा, कुंभी से कुंभिका आ जाएगा, और शर्करा से वर्त में शर्करा आ जाएगा, और छाले मतलब पहले छेदन करेंगे फिर लेखन करेंगे। समलेखन किसमें करेंगे, तो दो करेंगे। कीचड़ में शाव जो होता है, ये काला कीचड़ में क्या करेंगे, सम करेंगे। शाव और करदम में क्या हो जाएगा, समलेखन आ जाएगा। भेद्य के बारे में पढ़ते हैं भैया। भेद्य में क्या होता है, एक विष ग्रंथि होती है, तो कुछ नहीं, एक टर्म याद करना है, विष ग्रंथि में समूल छेदन करते हैं। क्या करते हैं, समूल छेदन। भेदन है ना, तो छेदन क्यों लिख रहा हूँ, समूल भेदन करते हैं, या आशय सहित याद रखना। इसमें आशय सहित भेदन करते हैं, समूल नहीं, आशय सहित भेदन करते हैं ना। फिर अवतुड़न करके छोद्र ग्रंथ से बंधन कर दो ना। तो बिस ग्रंथि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ग्रंथि में क्या करते हैं भैया, अपन आशय सहित उसका भेदन करते हैं। मतलब चीरा लगा रहा है तो ऐसा लगाओ कि उसको पूरा का पूरा आशय निकल जाए। फिर लगन, लगन में कैसे छेदन भेदन करेंगे अपन, ब्रीही मुख शस्त्र से भेदन करके गोरोचर यव और मधु से प्रतिसारण। कुछ नहीं करना भैया अपने को, तो ना भेदन में 5 रोग होते हैं, भेरों के ऊपर अवल करने, उससे अपना काम बन जाएगा। अंदर का नहीं याद रखना किसमें, बस 20 ग्रंथि का आशय सहित करेंगे। लगन वाले में ब्रीहिमुख शस्त्र से करेंगे, उसमें गोरोचन मधु से प्रतिसारण कर देंगे। यदि लगन की ग्रंथि बड़ी हो तो उसमें भेदन, छार कर्म और अग्निकर्म करनी चाहिए। अंजनामिका, अंजनान का स्वेदन करेंगे, फिर अच्छे से भेदन कर देंगे। इसके पश्चात प्रतिसारण करके दीपशिखा से उत्पन्न उष्णांजन वहां पे लगा देंगे। नहीं याद रखना भैया, है ना। अंजनामिका में कैसा उष्ण अंजन लगा देते हैं, उष्णांजन लगाते हैं। कृमि ग्रंथि में स्वेदन करके भेदन करके प्रतिसारण रस क्रिया कर देंगे। भैया सब में भेदन करने के बाद प्रतिसारण ही करते हैं ना, अपन देखेंगे जब अर्म की चिकित्सा देखेंगे ना, तो पूरा प्रोसेस वहां पे अपन ने समझाया हो। बाकी इन सब में भेदन वाले में कुछ नहीं करना है, पहले अपन ने स्वेदन करवा लो अच्छे से आंख का, फिर वहां पे भेदन कर्म करना ना। तो ये देखो सब में देख लेना, भेदन करने से पूर्व क्या करवा लेते हैं अपन, थोड़ा सा स्वेदन कर्म करवा लेते हैं ना। स्वेदन अच्छे से मालिश वालिश स्वेदन करो उसका, उसके बाद ही अपने को भेदन करना चाहिए हमेशा। ठीक है, स्वेदन करना चाहिए पूर्व कर्म के रूप में। ठीक है, 5 बस भेरों के ऊपर अवल कर्म याद रखोगे तो भेदन बन जाएगा। अब आ जाते हैं छेदन। ठीक है, छेदन वाले 11 रूप कैसे याद करे थे भैया, तो अपन ने आर्मी से याद किया था भैया। आर्मी के साथ सिराजाल, सिराजाल और सिरापड़े का बोनस में आ गए थे। फिर अर्बुद और अर्श वाले तीनों ऐसे करके अपन ने याद कर लिए थे। ठीक है, एक बस परमणिका जिसका भेदन करते हैं वो बोनस में याद रखना था, क्योंकि हाफ परमणिका छेदन करते हैं, ऐसे याद हो जाता है। सबसे ज्यादा अर्म, अर्म की बहुत अपन ने उत्तर तंत्र में देखा होगा, पूरे 2 पेज की वहां पे स्टोरी लिखी हुई है ना, वो अपन ने शॉर्ट में यहाँ पे लिखी है, वहां की ज्यादा पढ़ते नहीं, यहीं पे आते हैं। अर्म, रोगी को सबसे पहले स्निग्ध भोजन कराओ, लावणिक चूर्ण से स्वेदन करो, है ना। तो वही स्नेहन स्वेदन करवाया। फिर एक आता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, परिघट्टन करते हैं। परिघट्टन मतलब क्या, अर्म में झुर्री वाले स्थान पे ऐसे आपस में उसको रगड़ते हैं। फिर बड़ी यंत्र से पकड़ के रोगी के अपांग की ओर झुका के मुचुंडी से ऊपर उठाना है। फिर सुई में धागा पिरोकर अर्म के नीचे डालना है, और मंडलाग्र से 3/4 भाग को काटना चाहिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट भैया ना। अर्म को कितना काटते हैं, 3/4 काटते हैं। परवणी को कितना काटते हैं, हाफ काटते हैं। ठीक है, 3/4 भाग को काटना चाहिए, वह 1 रुपए चाहिए। वैसे यही पूछा जाता है भैया, अर्म में कितना काटते हैं अपन, तो 3 मतलब लगभग 75% अर्म काटते हैं, पूरा नहीं काटेंगे वरना रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इससे कम काटेंगे तो अर्म वापस उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा अपन पढ़ते हैं। अर्म परवणी के बच जाने पर लेख्यांजन का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ऑब्वियसली भैया आर्मी में क्या करते हैं, लेख्यांजन का प्रयोग करते हैं, अर्म या परवणी बच जाएंगे। अर्म में कैसी चिकित्सा करते हैं, शुक्रवत चिकित्सा करते हैं, सुश्रुत बागवट के बोलते हैं। सिराजाल में कठिन मोती शिराओं को बड़ी से पकड़कर मंडलाग्र से काट के बाहर निकाल देंगे, है ना। सिर्फ ये इतना बस याद रखना कि अपन इसमें क्या करते हैं, छेदन करते हैं। कितना परसेंट छेदन करते हैं, इससे डीप क्वेश्चन नहीं आता। सिरा पीढ़ी का अगर औसत से ठीक ना हो तो अर्म के समान मंडलाग्र से छेदन करेंगे, ऑब्वियसली भैया छेदन ही करेंगे। सिराजाल सिरा पीड़िका में अर्मोक्त प्रतिसारण करना चाहिए ना। अपन अर्म के अपन ने पूरी स्टेज वहां पे पढ़ी थी कि ये फलाना टिम का करो, आखिरी में प्रतिसारण कर देना। परवणी का छेदन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। देखो परवणी को 1/3 पकड़ते हैं, लेकिन काटते कितना है, हाफ काटते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, परवणी में कितना छेदन करते हैं, 50% करते हैं। तुम तो इतना याद रखो, परवणी में कितना छेदन करते हैं, 50%। ठीक है, परवणी के अधिक कट जाने पर अश्रु नाड़ी या हो जाता है, सुश्रुत ऐसा बोलते हैं ना। तो याद रखना, परवणी के अगर तुमने हाफ से ज्यादा छेदन कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसका अश्रु नाड़ी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अश्रु नाड़ी बन जाएगी। ठीक है, वाग्भट बोलते हैं अश्रुगति होने का भय रहता है। शंख आद्य अंजन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भैया। तो शंख कौन बजाता है, अरे भैया शंख कौन बजाता है भैया, आर्मी वाले तो बजाते हैं। शंख आदि अंजन आर्मी वाले जो होते हैं शंख बजाते हैं। देखो आर्मी में क्या होता है, शंखनाद होता है, लड़ाई होती है, लड़ाई होने से पहले। बाहुबली में नहीं देखा हो,
शंख बजाते हैं ना, आर्मी वाले क्या बजाते हैं, शंख, शंखाद इंजन, अर्म, सिराजाल, सिरापेटिका, इन सब में रोगों में देते हैं। वर्तम के आश्रय अर्श या अर्बुद, मैंने देखा था अर्श और अर्बुद ऐसे ट्रिक से याद करवाया था परवणी के अलावा ना। तो वर्तम को पलट कर मंदाग्र से अर्श अर्बुद को काट कर सेंधव कर, कुछ नहीं याद रखना, बस इसमें छेदन कर्म करते, इतना याद रख लेना। ठीक है, क्या याद रखा अपन ने, अर्म की चिकित्सा जो पूरी स्टेप थी अपन ने, परिघट्टन कर्म करते हैं, बस याद रख लेना इसमें ना। परिघट्टन मतलब थोड़ा ऐसे कैसे करके रगड़वाते हैं। आरो परवणी के बच जाने पे लेख्यांजन का प्रयोग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चलो छेदन रोग अपना यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपन क्या, पक्ष कोप पे। पक्ष कोप क्या बोलता है भैया, पक्ष कोप में सुश्रुत ने ज्वले तिचिरी सदृश शस्त्रम, अरे यार क्या लिखा है, मतलब जल, कोई बहुत तेज जल रहा है और वो निपटने वाला, उसके समझ में शस्त्र कर्म का उपदेश दिया है। रोम अपहरण भी इसकी चिकित्सा कर सकते हैं, ये एक सन्निपात ज्याप्य व्याधि है, देख लिया था अपन ने भैया, सन्निपात ज्याप्य होती है। चार विधियों से इसकी चिकित्सा कर सकते हैं भैया ना, शस्त्र कर्म, अग्निकर्म, क्षार कर्म, भेषज कर्म। और कहां पर अर्श और वल्मीक में भी यही देखा था ना कि सबसे पहले इसको या तो औषधि से ठीक कर दो, औषधि से ठीक नहीं हो रहा तो क्षार कर्म कर दो, क्षार कर्म से भी ठीक नहीं हो रहा तो अग्निकर्म कर दो, और अग्निकर्म से भी ठीक नहीं हो रहा तो आखिरी में जाकर शस्त्र कर्म कर दो। ऐसी चार विधियां इसकी कर सकते हैं ना। चार चिकित्सा वाले कितने लोग हो गए अपने पास, तीन हो गए, अर्श, वल्मीक और पक्ष्मुख। यव आकृति का छेदन कर सकते हैं इसमें भैया, है ना। यव आकृति की वर्तिया कहाँ थी, रक्त जभिष्य में थी, यहाँ पे यव आकृति का छेदन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना। पक्ष मुकोप में अगर एक चॉइस ऑफ क्वेश्चन अपने को याद करना बोले कि पक्ष मुकोप में क्या इंपोर्टेंट थी, यव आकृति का छेदन इसमें करते हैं ना। यव आकृति का क्या करते हैं, कैसे करेंगे भैया ये वाला छेदन, कनीनक व अपांग के मध्य में वर्तम में यव आकृति का तिर्यक छेदन करके मांस या दोष निकालकर अश्व के बाल से वहां पे सूचनिंग अपने को करते हैं। यव आकृति छेदन किसमें देते हैं, पक्ष कोप में देते हैं भैया, टिप ऑफ टंग चॉइस ऑफ क्वेश्चन अपना बन जाएगा। फिर अपन क्या देखते हैं, उपपक्ष माला की चिकित्सा क्या करते हैं, पक्ष में के साथ दूसरी पक्ष को निकालने पर बडिश से निर्धारण करके पथ्य तौर से प्रत्येक, कुछ नहीं याद रखना, बस एक इसमें से पक्ष को अपने को याद रखना है, सन्निपात याप व्याधि होती है, और इसमें क्या करते हैं अपन, यव आकृति का छेदन लेते हैं, इंसिजन के एक्सीजन कैसा करते हैं, इसमें यव आकृति का करते हैं। चलो अब अपन पढ़ते हैं दृष्टिगत रोग प्रतिषेधी अध्याय। दृष्टिगत रोग अपन ने देख लिए थे भैया पूरे के पूरे 12, उसमें से ये बोलते हैं कि तीन होते हैं साध्य, कौन कौन से साध्य होते हैं, तो ईजीजी वाले, है ना। पित्त विधक दृष्टि अपन ने पित्त साध्य में देखा था, श्लेष विधक दृष्टि अपन ने कफत साध्य में देखा था, धूमदर्शी अपन ने पित्त साध्य में देखा था। असाध्य में तीन हो जाएंगे, कौन कौन देखा था अपन ने, हस्व जाड़े अपन ने पित्त साध्य में देखा था, नकुलांद और गंभीरी का, नकुलांद अपन ने सन्निपातज असाध्य में देखा था, गंभीरी का अपन ने वातज असाध्य में देखा था। बाकी 6 लिंगनाश जो होते हैं वो तो यहाँ पे होते हैं, अपन ने देख लिया था, ठीक है ना। अब आते हैं किसकी चिकित्सा कैसी है, नहीं याद रखना ना, जो जो बड़ा डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है, उसमें नहीं पूछा जाएगा ना। पित्त विद्युत दृष्टि में दिव्यांग होता है, शेष में नक्तांध होता है, ये सब पढ़ रखा अपन ने ना। इसमें पित्त विषंद नाशक चिकित्सा करते हैं, इसमें कफ न जाए तो कोई पढ़े, कोई नहीं पूछेगा। इसमें त्रिफलाघन पान करवाते हैं, इसमें तिव्रत कर पान करवाते हैं। अंदर क्या क्या है ये सब नहीं याद ना, फिर से याद रखना दोनों में कुब्जांजन और ये सब प्रयोग करते हैं। इतने ये सब पीजी में अपन पढ़ते थे, अब यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे इतना ना, नहीं पूछेगा अपने से। तिमिर की चिकित्सा क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम रक्त मोक्षण के बाद विरेचन करवाते हैं, किंतु राग प्राप्त तिमिर में सिरावे निषिद्ध। देखो यही एक इंपोर्टेंट अपने पास यही क्वेश्चन, इसमें तिमिर में करते तो अपन रक्त मोक्षण चिकित्सा के रूप में, लेकिन जिसमें राग या रेडनेस अगर आ जाए तो उसमें अपने को क्या करना है, सिलावेद नहीं करना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्या हो गया अपना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि तिमिर की चिकित्सा क्या है, चॉइस ऑफ चिकित्सा, तिमिर में अपन रक्त मोक्षण करते हैं सबसे पहले और उसके बाद विरेचन दे देते हैं, लेकिन राग प्राप्त तिमिर में क्या होता है, सिरावेद निषेध होता है। सभी प्रकार के तिमिर में अणु तेल का नामन हितकर होता है, लोहे के पात्र में रखा हुआ पुराण ग्रंथ भी इसमें दे सकते हैं। विरेचन में वातज वाले में पंचांगुल तेल से कराएंगे, पित्तज और रक्तज वाले में त्रिफलाग्लत से, कफज वाले में तिव्रत से। बचपन से अपने को पता है भाई, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है ना। अब भी अगर ये नहीं बन रहा है तो कोई वो नहीं है जिंदगी का अपने साथ। तिमिर की साध्यता असाध्यता को होगी, ये वाग्भट स्पेशली लिख लेना भैया। प्रथम पटल में क्या होता है, साध्य साध्य होता है, द्वितीय पटल या राग प्राप्त हो तो असाध्य साध्य होता है, और तृतीय पटल में क्या होता है, याप होता है। ये तिमिर की साध्यता असाध्यता है, ठीक है। फिर वाग्भट ने कुछ तिमिरनाशक योग दे रखे हैं ना, कुछ नहीं याद रखना भैया तिमिर को। श्लेष्मिक लिंगनाश में सत्कर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो पेपर में आएगा ना वो बस याद रखते हैं। एक मिनट यार, व्हाट्सएप फोन आ रहा है। हेलो, जी डॉक्टर साहब बोलिए। हेलो, हेलो,
हेलो। हाँ सुश्री बोलो। हाँ हाँ हाँ। ओटी है कल उसका? मुझे फोटो भेजो। एक मिनट में देखती हूँ। क्या उसके इसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, ओटी का कुछ प्लान लिखा हुआ है कल का? हाँ। हम्म। डायरी में उसका नाम है ना? प्लान उधर ही लिखा है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बात। एक मिनट। हाँ। हम्म। अच्छा। ठीक है, इसका ऑपरेशन होगा ना कल? हाँ इंजेक्शन लगवा दो। चार्ट है, मतलब आज का चार्ट किया ना, अभिषेक बोस ने देखा इसको। ओटी। ठीक, ओटी अंदर पोस्ट कर देना ना। क्या लिखा है? पेशेंट इज पोस्टेड फॉर ओटी, हाँ वो वाला। और इंजेक्शन टीटी आई एम, पीसी एनिमा 3 लगवा देना, टेबलेट मेक्टिन प्लस लोकल पार्ट पर पेशेंट। ठीक है ठीक। इंजेक्शन पहले ऊपर कर दो, उसके बाद नीचे लिख देना ना। ठीक ठीक। बंद तो नहीं हो रहा है। चलो। श्लेष्मिक लिंगनाश में शस्त्रक्रम अपन देखते हैं ना। तो साध्य लिंगनाश जो होता है, डेलहन ने श्लेष्मिक लिंगनाश को साध्य और शेष सभी को असाध्य बोला। तो याद रखना भैया, लिंगनाश में क्या बोला है आचार्य डलहन ने टीका करी है इस पे निबंध संग्रह में, कि जो श्लेष्मिक लिंगनाश होता है वो क्या होता है, साध्य होता है, शेष सारे के सारे असाध्य होता है इसी। फिर स्वेदन, फिर लेखन और फिर शीत आदि क्रिया करते हैं। कैसे करते हैं इसमें वेदन? तो शुक्ल भागोद्वयो कृष्णान मुक्ता अपांगतः, कृष्ण मंडल से दो हिस्से छोड़कर शुक्ल भाग में अपांग की ओर, न बहुत ज्यादा ऊपर न बहुत ज्यादा नीचे, पार्श्वों में वरन देवकृत स्वाभाविक छिद्र में सिराजाल से अलग करके यह वक्र यंत्र से वेदन करना। देखो मैंने फोटो बना रखा था उस समय, यहीं पे नया नहीं बनाते। क्या है ये, अपना जो कृष्ण वाला भाग है एंड में, कृष्ण वाला भाग है, इससे अपन कहाँ पे, दो भाग छोड़ के, मतलब जो पूरा काला वाला भाग है ना उसके दो हिस्से ऐसे छोड़ के, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है जिसको अपन देवकृत छिद्र बोलते हैं, इस वाले में क्या करेंगे अपन, वेदन कर्म करेंगे। किससे? यववक यंत्र से ना, भूल कुछ नहीं जाओ तो याद रखना, श्लेष्मिक लिंगनाश में क्या करते हैं, पहली बात तो वेदन करते हैं, और कौन से यंत्र से करते हैं, यववक्र यंत्र, यववक्र यंत्र से करते हैं। ठीक है। फिर स्त्री के सम्यक विद्या के लक्षण क्या हो जाएगा, वारी बिंदु आगम सम्यक भवे, बिल्कुल जहां पे अपन छेद करेंगे ना उस व्हाइट वाले पार्ट से एक पानी की बूंद जैसा अगर कुछ निकलने लग जाए, पानी की बूंद जैसा अगर कुछ निकलने लग जाए तो उसे अपन क्या बोल देंगे भैया, श्लेष्मिक लिंगनाश बोल देंगे। ठीक है ना, ये श्लेष्मिक लिंगनाश की चिकित्सा ये सम्यक विद्या बोल देंगे, किसमें सम्यक विद्या हो गया, श्लेष्मिक लिंगनाश में जो अपन निवेदन किया है वो सम्यक हो गया है ना। वारी बिंदु आगम सम्यक भवे, ऐसा अपन देखेंगे। स्त्री स्तन से सेक, स्त्री स्तन से सेक कर देंगे, इसका समेत लिखित का लक्षण वो होता है, निरभ्र घर्मांशु, ये था बस नहीं पूछा जाता है ना। पट्टबंधन, घृत अभ्यंकर पट्टी बांधे उसमें 3-3 दिन पर खोले, नहीं याद रखना ज्यादा अंदर का। उतान शयन करना है 10 दिन तक, उसको उतान शयन करने के लिए अपन बोलेंगे ना, वो इसलिए आंखों में कुछ हुआ है तो उसको नीचे की तरफ सोने, वो सोने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है। फिर 18 प्रकार के पिल्ल रोग होते हैं भैया, 18 प्रकार के पिल्ल रोग जो होते हैं, वाग्भट बोलते हैं कि चिरकाल में, वाग्भट, वातज स्त्राव उत्कृष्ट रोग नहीं होते, सिर्फ संख्या याद रखनी है भैया, पिल्ल रोग जाता है, एआईबीडीटी में नहीं पूछा जाता है तो इसमें तो कभी पूछेंगे नहीं है ना। वास से सभी अधिमंत अभिषंद छे ये, पित्त कफ रक्त जन्य 4 उत्कृष्ट रोग, अम्लोदुषी, ये सब कौन कौन से बताएं, कुछ अंदर का याद नहीं रखना, सिर्फ पिल्ल रोग किसने बताया, तो वाग्भट ने पिल्ल रोग का वर्णन किया, और कितने पिल्ल रोग बताए वाग्भट ने,
तो 18 प्रकार के पिल रोग बताएं। रक्त मोक्षण किस किस में निषेध होता है? वाग्भट साहब ऐसा बोलते हैं कि अम्लादृष्टि, शुक्तिका, कफविदक दृष्टि, पित्तविदक दृष्टि, राग प्राप्त तिमिर। अपने को बस एक चीज याद रखनी सुश्रुत की कि राग प्राप्त तिमिर में सिरावेद या रक्त मोक्षण निषेध होता है, बाकी ज्यादा अपने को अंदर का नहीं पढ़ना है। व्याधियों में क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट मैंने ब्रह्मास्त्र बताया था। नेत्र वाले में जितने अक्षर उतने नर्व। निमेश में 1 2 3, 3 अक्षर है तो थर्ड है। गंभीरिका में 1 2 3 4, 2 मात्रा भी इनके 6 है। वातातुल्क में 7 है बराबर, 1 2 3 4 5 6 और 7। वातातुल्क में 7। निमेश और वातातुल्क में जैसे याद होगा, गंभीरिका छोड़ो, यहाँ नहीं पूछा जाता इसका। 3 और 7 कैसे याद करें? निमेश में 3 अक्षर है तो थर्ड, वातातुल्क में 7 अक्षर है तो 7। ठीक है ना, कर्णनाद का 8 होता है, ये सब नहीं देखना है। चलो, ये चिकित्सा बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, अपने को उसमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अपन देखते हैं क्रियाकल्प व्याख्यासम। क्रियाकल्प व्याख्यासम और क्रियाकल्प वाला चैप्टर देखते हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया अपना ना। इसमें एक प्रश्न तो अपने पास आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं, है ना। थोड़ा सा जल का सेवन कर लेते हैं, फिर इसको चालू करते हैं। चलो, तो क्रियाकल्प कैसे कैसे याद किया था भैया? तो क्रियाकल्प की संख्या पहले तो याद करेंगे। सुश्रुत बोलते हैं 5, चाणक्य बोलते हैं 7। दोनों के अपने को याद करना, बाकी सब 5 लगाना है। चाणक्य ने 2 एक्स्ट्रा बताए थे भैया, पिंडी बिटालक। तो पहले सुश्रुत को कैसे क्रम से याद रखना है? तो तप्पू सेना अंजन लगाती है, सेट हमने याद किया था। तप्पू सेना क्या लगाती है? अंजन लगाती है। तप्पू सेना आके अंजन लगाती है। त से अपना तर्पण आ जाएगा, पू से अपना पुटपाक आ जाएगा, सेना वाले से सेक आ जाएगा, आ से आश्रितन आ जाएगा, और आखिरी में क्या आ जाएगा? अंजन लगाता है। तप्पू सेना आके अंजन लगाती है, ऐसे करके अपन ने याद किया था क्रमशः। तो सबसे पहले सुश्रुत ने तर्पण बताया है, फिर दूसरे नंबर पे पुटपाक, तीसरे पे सेक, चौथे पे आश्रितन, पांचवे पे अंजन। सारंगधर ने क्या बोले? सारंगधर ने पहली बात तो 7 बोल दिए भैया। 7 में क्या बोला इन्होंने कि अपना सेक सबसे पहले होता है। सिर्फ पहला वाला याद में सारंगधर ने कहा चलो सा से सारंगधर, सा से सेक। इन्होंने कहा चालू किया, सेक से चालू किया भैया बस। बाकी पिंडी और विडालक दो इनके एक्स्ट्रा होते हैं। पिंडी और विडालक क्या होते हैं? सारंगधर के एक्स्ट्रा होते हैं भैया। ठीक है ना। किस किस ने किस किस से चालू किया है? तो प्रथम क्रियाकल्प क्या होता है? सुश्रुत बोलते हैं तर्पण से, तपु सेना वाला याद करवा लिया। सारंगधर स से सारंगधर, स से शेख, तो शेख याद कर लिया अपन ने। वाग्भट का चालू करते हैं, आश्चोतन से यूज करते हैं भैया। ठीक है ना, वाग्भट का चालू करते हैं। वाग्भट क्या लिखा है भैया? वाग्भट बट बसा यूज करते हैं। ठीक है, ये सब नहीं याद सवाल लिखा हुआ। चलो, तर्पण। तर्पण तो सुश्रुत के अनुसार सबसे पहले अपन देखते हैं तर्पण। तर्पण क्या होता है भाई? ये सबको पता है। उड़द के आटे से 2 अंगुल चौड़ी, 2 अंगुल मोटी दीवार बनाते हैं, जिसमें नेत्र कक्ष में सुखोष्ण घृत भर देते हैं। कितनी मात्रा में भरते हैं? पक्ष मुख डूब जाने तक उसमें अपन घृत भरते हैं ना। यहाँ से प्रश्न आता है कैसा कैसा क्या क्या होता है। अपने प्रश्न आएगा तर्पण की मात्रा से। आ जाओ भैया। ये क्या लिखा है वाग्भट का? न तांद वात स्मिर 14 मिनट में स्नेह के स्थान पर वसा से तर्पण करें। चलो छोड़ो, ये एपीजीटी लेवल का, इतना सब नहीं पढ़ना आपने। चलो, तर्पण काल देखते हैं। तो तर्पण कब करना चाहिए अपने को? तो पूर्वाह्न या अपराह्न में करना चाहिए भैया अपने को। ठीक है ना। फिर अलग अलग रोग अनुसार उसकी मात्रा दे रखी है ना। पहले तर्पण की नॉर्मल मात्रा देख लेंगे कितनी है। तो नॉर्मल मात्रा जो होती है, स्वस्थ नेत्र अगर किसी का है तो उसमें अपन 500 वाक मात्रा करते हैं। स्वस्थ नेत्र में कितनी करते हैं? 500 वाक मात्रा करते हैं। फिर वातज वाले में सबसे ज्यादा देनी पड़ती है अपने को, तो 1000 वाक मात्रा। पित्तज वाले में 800 और कफज वाले में 600, या उल्टा भी याद करते हैं ना। कफज 500 स्वस्थ वाले में, 600 किसमें देते हैं? कफज वाले में। और पित्तज वाले में 800, सबसे ज्यादा वातज वाले में देते हैं 1000। ठीक है। अब आते हैं दोषानुसार। इंपोर्टेंट ये दोषानुसार है ना। तो अपने को लाइन से याद होता है ये। सबसे पहले क्या आता है? वर्तम आता है। ठीक है। फिर क्या आता है? संधि आता है, फिर शुक्ल आता है, फिर कृष्ण आता है, फिर दृष्टि आता है ना। अगर ये भूल जाए तो वसा शुक्र दृष्टि करके ऐसे याद रखना। वसा शुभ दृष्टि, वसा शुभ दृष्टि करके याद रखा है। और क्या करने अपन? 100 से चालू करेंगे, 200 का पहाड़ा पड़ेंगे ना। तो वर्तगत वाले में कितनी? 100 वाक मात्रा देंगे। संधिगत वाले में 300 वाक मात्रा, शुक्लगत वाले में 500 मात्रा, कृष्णगत वाले में 700, और आखिरी में 800 स्लेश 1000 करके वाक मात्रा अपने को याद रखना दृष्टिगत वाले में।
800 या स्लैश 1000 वाक मात्रा अपने को कटना है, ठीक है ना। वाग्भट ने ओनली 800 माना है, दोनों नहीं माना है ना। तो कैसे याद रखेंगे भैया, अपने ने ऐसा शुक्र करके याद रखा, मतलब सबसे पहले वर्तगत याद रखेंगे, फिर संधिगत, फिर शुक्लगत, फिर कृष्णगत, ठीक है ना। फिर दृष्टिगत आ जाएगा आखिरी में, ठीक है ना। वर्तमगत वाले में 100 वाक मात्रा, संधिगत वाले में 300 वाक मात्रा, शुक्लगत वाले में 500 वाक मात्रा, कृष्णगत वाले में 700, 200 बढ़ाते जाना और आखिरी में 800 से 1000 ऐसे करके याद कर लेना। वैसे अपने को लाइन से याद है भैया कि सबसे बाहर क्या होता है, वर्तम होता है, पक्षमगत तो रोग कुछ होते नहीं, सबसे बाहर वर्तम होता है, वर्तम ज्ञात वर्तम और शुक्ल भाग की संधि होती है, संधिगत आता है, फिर शुक्ल आता है, फिर कृष्ण आता है, फिर दृष्टि आता है, ऐसे करके वहां भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो वसा शुक्ल भूल जाओ तो वसा शुक्ल याद कर लेना, इसके बाद दृष्टि जैसे याद हो जाता है, 200 का पहाड़ा पढ़ते जाना है, ठीक है। स्वस्थ नेत्र में कितनी होती है, 500 वाक मात्रा, वातज पित्तज कफज, वातज में 1000, पित्तज में 800, कफज में 600, स्वस्थ वाले में 500। चलो वाग्भट के अनुसार तर्पण की मात्रा, वाग्भट ने अलग ही दिया भैया सिस्टम अपना। वाग्भट क्या बोलते हैं भैया कि सबसे पहले तो तुम वातज वाले में 1000 सेम टू सेम बता दे रहा हूँ, हाँ पित्तज वाले में 800 की जगह बताऊंगा 600, और यही रहेगी स्वस्थ की मात्रा। कफज वाले में बताऊंगा 500 और दृष्टिगत वाले में बताऊंगा 800। ये जो अपन ने 800 स्लेश 1000 किया था ना, वाग्भट ने इसको सिर्फ कितना 800 कर दिया है ओनली ओन, ठीक है ना। सुश्रुत का थोड़ा, वाग्भट का थोड़ा अलग है, वाग्भट का नहीं याद रखो, कंफ्यूज मत हो, इतना डीप वहां से पूछेगा नहीं अपने को, बस सुश्रुत का याद रखना। सुश्रुत ने क्या बोला भैया, स्वस्थ व्यक्ति में 500, कफज वाले में 600, पित्तज वाले में 800 और वातज वाले में 1000 वात मात्रा। इसके अनुसार 200 के अनुसार वसा शुक्र 100, 300, 500, 700 और 800 स्लैश 1000 ऐसे करके अपने को याद रख लेना है। चलो सुश्रुत ने, शेष सभी वाग्भट ने सुश्रुत के समान कहा है, शुक्लगत को सिद्ध, कृष्णगत को असिद्ध कहा है, नहीं याद रखना भैया, ठीक है ना। फिर कुछ कुछ ये देख रहे हैं कि तर्पण के अतियोग में क्या होगा, तो कंडू होगा, आगे देखेंगे, वैसे पर मैंने टेबल दोनों लिखा है कि तर्पण के अतियोग से कंडू होगा, पुटपाक के अतियोग से तिमिर होगा, नस्य के अतियोग से भी तिमिर होगा ना। तो पुटपाक नस्य के अतियोग से क्या होता है, तिमिर होता है, तर्पण के अतियोग से कंडू होता है, आगे देखेंगे। सुश्रुत बोलते हैं तर्पण कब कब दिया जाना चाहिए, तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं वातज वाले में 1 दिन देना चाहिए, 1000 मात्रा दे रहा ना, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। पित्तज वाले में 3 दिन तक देना चाहिए। कफज वाले में भैया आपको सबसे ज्यादा भाई कफज से रहता है, भले मात्रा कम दे रहे हैं उसकी 600 मात्रा, लेकिन 5 दिन तक अपने को करना है। वाग्भट बोलते हैं वातज वाले में प्रतिदिन, पित्तज वाले में एक एक दिन छोड़ के, कफज वाले में 2 2 दिन छोड़ के, और स्वस्थ व्यक्ति में 2 दिन छोड़ के करना चाहिए। विधेय क्या बोलते हैं, वातज वाले में प्रतिदिन, रक्त और पित्त वाले में एक एक दिन छोड़ के, कफ वाले में 3 3 दिन छोड़ के, स्वस्थ वाले में 2 दिन। नहीं याद रखना ये सब, कभी नहीं पूछा जाता अपना, ये पीडी में पूछता तो इसमें कहां से पूछेगा। आचार्य सुश्रुत ने वातादि दोषों में तर्पण का धारण काल 1 दिन का प्रयोग बताया है, 1 दिन का प्रयोग किया है, जबकि वाग्भट विदेह ने कितने दिन का अंतराकाल भी है, कंट्रोवर्शियल नहीं याद रखना है अपने को। ये अपना हो गया क्या, तर्पण, ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना। तर्पण की मात्रा कितनी होती है, स्वस्थ व्यक्ति में 500 होती है, फिर दोषानुसार देख ली, और अपने से ये पूछेगा कि संधिगत रोगों में तर्पण की मात्रा कितनी होती है, शुक्लगत रोगों में तर्पण की मात्रा कितनी होती है, अपने पास रटा नहीं, सोमनी फेरा कर लिया अपन ने, रट लिया अच्छे से, याद हो जाएगा। चलो फिर पुटपाक देखते हैं, तपू, तपू सेना का कैसे पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा अपना, पुटपाक आ जाएगा। पुटपाक मेरा भाई क्या बोलता है अपने को, पुटपाक जी, चलो पुटपाक आ जाएगा। तो दो पल्व प्रमाण में मांस और एक कुड़व, तो अपने को तो अनुपात पूछते हैं, मांस और जल का अनुपात कितना रहता है पुटपाक में, तो 1:2 कितना रहता है, 1:2, तो जितना मांस रहता है उससे दुगनी मात्रा में जल रहता है। पुटपाक विधि से पुटपाक रस प्राप्त करके दर्पण की, तर्पण विधि से प्रयोग करें, कुछ नहीं, अंदर जो भर रहे हैं ना, स्नेह की जगह आप मांस रस वाला मटेरियल भर रहे हैं, तो उसको अपन पुटपाक बोल देंगे। प्रयोग और निषेध, जो तर्पण नस्य स्नेहपान के योग्य हैं वही पुटपाक के भी योग्य होते हैं, है ना। जो तर्पण नस्य के अयोग्य वही पुटपाक के अयोग्य होते हैं। प्रयोग, सुश्रुत बोलते हैं कनीनक प्रदेश से प्रयोग करना है, षाडंगर बोलते हैं दृष्टि के मध्य डालना है, और इसकी भी इनको नमन, ठीक है ना। षाडंगर क्या बोलते हैं, दृष्टि के मध्य डालेंगे एकदम, कहाँ से डालेंगे तो अभी डालेंगे। मात्रा काल कितनी होती है, कफ वाले में 1 दिन, पित्त वाले में 2 दिन, और कफ वात वाले में 3 दिन। देखो पुटपाक जो होता है, देखो पुटपाक जो होता है ना, वहां पे स्नेह था, ऐसे मैंने याद करवाया था कि तर्पण में अपन स्नेह डाल रहे हैं, तो स्नेह जो होता है ना उसका अलग काम होता है, और क्या बोलते हैं ये पुट, मांस रस या पुटपाक वाले का अलग काम होता है, ठीक है ना। वहां पे अपन दिन अलग देख रहे हैं, वहां पे कंट्रोवर्शियल था कि प्रतिदिन करना, ये करना, वाग्भट वाले और इनको प्रतिदिन और ये बोल रहे हैं, यहाँ पे ये कितने दिन तक या कब तक यूज करना है बोला है ना। तो मात्रा काल जो होता है, कफ में 1 दिन, पित्त में 2 दिन और वात में 3 दिन, है ना। ये नहीं पूछू तो भी अंदर का अपने से ये पूछा है, ठीक है ना। तो मैंने एक ट्रिक याद करवाई थी, किस किस के क्या क्या भेद होते हैं। तो
पुटपाक तीन प्रकार का होता है, मैंने बोला था तीन जो होते हैं, आपू से, ऐसे करके मैंने ट्रिक बताई थी, आप से या आपू से, मतलब आश्चोतन, पुटपाक और सेक, इन तीनों के जो भेद होते हैं या प्रकार होते हैं वो सेम होते हैं, लव से रहो। आप उस आपसे लव से रहो, ऐसे अपने मैंने ट्रिक याद करी थी कि आपसे, ऐसे किसी को अपन बोलेंगे कि आपसे हमेशा क्या रहे, लव से रहेंगे या लव से रहो। लव से रहो, लव मतलब लेखन पुटपाक, स्नेहन पुटपाक, रोपण पुटपाक, यही क्रम भी यही याद रखना है, तभी तो अपने को 100 200 300 याद आएगा। तो पुटपाक आप से, आश्चोतन, पुटपाक सेक, इन तीनों के भेद सेम रहेंगे। कौन कौन से भेद रहेंगे इनके? लव से रहो मतलब लेखन, स्नेहन और रोपण। मात्रा कैसी रहेगी पुटपाक की? तो मात्रा क्रम से लिख लेना, लव से रहो 100 200 300, 100 200 300, देखो बहुत ईजी है। लेखन वाले, लेखन पुटपाक किस में करेंगे? ओब्वियसली लेखन है ना, तो अति स्निग्ध नेत्र में करेंगे, स्नेहन अति रुक्ष में करेंगे, और रोपण किस में करेंगे भैया? तो दृष्टि बलार्थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी की दृष्टि को बल देना है अपने को, तो कौन सा? रोपण पुटपाक करेंगे। याद रखना, स्नेहन ऑप्शन में देखो, अपने को कंफ्यूज करना है ना, तो दृष्टि बलार्थी, वात पित्त रक्त जन विकारों में क्या करेंगे अपन? रोपण पुटपाक देगा ना। तो लव से रहो अपन पुटपाक देख लिया, ठीक है। 100 मात्रा, 200 मात्रा, 300 मात्रा, इसकी दुगनी देखेंगे भैया, परिसेक में यही मात्रा जो होती है क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है, 200 400 600 हो जाएगा ना। परिसेक में या सेक में क्या हो जाएगा? इसकी डबल मात्रा हो जाएगी। तो अपन ने पुष्पाक की मात्रा देखी, लव से रहो 100 200 300। कब यूज करेंगे? लेखन वाला करेंगे अति स्निग्ध में, स्नेहन वाला करेंगे अति रुक्ष नेत्र में, और दृष्टि बलार्थी, सब पूछा जाए दृष्टि को बल देने के लिए कौन से पुष्पाक का यूज करते हैं? रोपण पुष्पाक करते हैं। कंफ्यूज मत होना, स्निग्ध लिख के काट लेना। दृष्टि बलार्थी, दृष्टि को बल देने के लिए रोपण पुष्पाक का यूज करते हैं। चलो, अंदर का द्रव्य सिर्फ रीड मार रहा हूँ, याद नहीं रखना अपने को। लेखन पुष्पाक में क्या? जांगम मृग पक्षियों के यकृत एवं मांस के कल के साथ धातुओं की भस्म का प्रयोग करता है, नहीं याद रखना है। स्नेहन में स्नेह, मांस, वसा, मज्जा, तेल, मधुर औषधियों से बना हुआ पुष्पाक, सबको पता है स्नेहन में क्या रखेंगे। रोपण में क्या रखेंगे भैया? तिक्त द्रव्यों से मिला हुआ रखेंगे। रोपण पुष्पाक में स्नेहन स्वेदन व धूमपान न दे, शेष दोनों में देना। तो याद रखना भैया, रोपण पुष्पाक जो होता है ना, उसमें इसका स्नेह स्वेदन धूमपान का निषेध होता है। कोई नहीं पूछेगा इतने डीप, इतने अंदर का। यंत्रणा का नियम क्या होता है? चिकित्सा के दुगने समय तक अपने को क्या करना है? पथ्य का पालन करना है। पुटपाक देने के बाद जितने समय चिकित्सा दिया, मान लो कफज वाला हुआ, 3 दिन तक पुटपाक डाला है, उसके दुगने समय मतलब 6 दिन तक अपने को क्या करना है? पथ्य का पालन करना है। तर्पण के अतियोग से कंडू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पुटपाक के अतियोग से तिमिर होता है। मैंने वहां टेबल में लिखवा दिया था भैया। तर्पण के अतियोग से क्या होगा? कंडू होगा, और पुटपाक के अतियोग से क्या होगा भैया? अपना तिमिर होगा, ठीक है। और नस्य के अतियोग से भी क्या होगा? तिमिर होगा। कुटंती ऐसे कुछ तो लिखा था ना। चल, तर्पण पुटपाक दोनों के आदि और अंत में उष्ण अंबु से एक करना चाहिए, ठीक है ना। ओब्वियसली गर्म आंख में कुछ डाल रहे हैं भैया, तर्पण पुटपाक जो भी डाल रहे हैं, तो अंत में क्या कर देंगे? थोड़ा सा अपन उष्ण अंबु सेक इसमें कर सकते हैं भैया। उष्ण अंबु सेक क्या होता है इसमें? अपन कर सकते हैं, ठीक है। उष्ण अंबु सेक कर देंगे भैया इसमें, ठीक है। फिर अपन देखते हैं परिषेक। परिषेक धारण काल पुटपाक से दुगुना होता है। आगे जब परिषेक देखेंगे, परिषेक जो सेक जब देखेंगे अपन तप्पू सेना वाला, तो परिषेक का जो काल होता है वो क्या होता है? दुगुना होता है भैया। किससे? पुटपाक से। शिरोवस्ती, शिरोवस्ती का धारण काल तर्पण से 10 गुना होता है, याद रख लेना भैया। शिरोवस्ती का तर्पण से 10 गुना होता है, परिषेक का तर्पण से दुगुना होता है। तर्पण, परिषेक का पुटपाक से दुगुना होता है, और शिरोवस्ती का तर्पण से 10 गुना होता है। जो अपन पढ़ के आए ना, 100 200 300 500 300 500 700 800 स्लैश 1000, उनमें इंटू 10 कर देना, तो किसका? शिरोवस्ती का प्रमाण आ जाएगा। परिषेक का पुटपाक से दुगुना होता है। चलो, अतियोग वाला ऐसे टेबल लिख दिया भैया, इसको एक बार फिर से याद रख लेना ना, या तो कुछ ट्रिक बना लेना तक कि आप उतनी जो भी है ना। तर्पण के अतियोग से कंडू होता है, बाकी जो होता है पुटपाक और नस्य से तिमिर होता है। चलो, आश्चोतन अब पढ़ते। आश्चोतन नेत्र में 2 अंगुल ऊंचाई से शीतल जल की खुले हुए नेत्र में बूंदे डालना। तो आश्चोतन क्या करता है? खुले हो, अपन बचपन से ये पढ़ते हैं, आश्चोतन खुले नेत्र में करते हैं, परिक्षेक बंद नेत्र में करते हैं ना। तो खुले नेत्र होना चाहिए, कितनी ऊंचाई से? 2 अंगुल की ऊंचाई से अपन शीतल जल या जो भी अपना घृत व्रत होता है वो अपने को गिराना है ऊपर से। वाग्भट ने आश्चोतन को प्रथम नेत्र के लिए अपलाप माना है। इसकी
मात्रा कितनी होती है भैया? तो सर्वेशम अक्षिरोगाणाम अवदातम आश्रितन होते हैं, ये सब पूछा जाता है। सबसे सेफ जो होता है, सबसे सेफेस्ट ना, हर किसी आंख में आंख के ऊपर से 2 अंगुल पानी डालना है, बस ये करना है ना। शाणंदर ने क्या बोला है? आश्रितने कर्म निशाया न कथम, रात्रि में आश्रितन का प्रयोग नहीं करना चाहिए भैया। पहले लाइट वाइट नहीं देती थी, अंधेरे में पानी डालेंगे, साला 2 अंगुल ऊपर की जगह कुछ उल्टा सीधा ना डाल देना। तो आश्रितन को कभी भी रात्रि में प्रयोग नहीं करेंगे ना। ये पूछा जाता है कि सारे प्रकार के अच्छे रोगों में सबसे ज्यादा हितकर क्या होता है? तो आश्रितन सबसे हितकर होता है। क्यों? वो आगबट इसको सेब बोलते हैं, बड़ा अच्छा होता है, इसलिए इसको पहले नंबर पे इन्होंने रख लिया है। मात्रा सभी के सभी रोगों में 100 वाक मात्रा, देखो स्टेबल, इसकी मात्रा जो होती है स्टेबल होती है। बूंदे बदल देंगे साला, मात्रा इसकी 100 वाक मात्रा होता है, लेकिन बूंदे बदल देंगे। सेक व आश्रितन अल्प रोग में करते हैं, वृद्ध रोग अल्प रोगों में आश्रितन करते हैं, रोग अगर जब बढ़ जाते हैं तो सेक करते हैं। मात्रा तो मैंने बताया था, आपू से आश्चोतन, पुटपाक और सेक, इन दोनों के भेद लव से रहो होगा। लव से रहो मतलब वही लेखन, स्नेहन और रोपण। लव से रहो अपन ने देख लिया इसमें, लव से रहो बार बार लिखेंगे तो बार बार याद हो जाएगा। क्या क्या करते हैं भैया? तो लेखन ओब्वियसली कफज नेत्र रोगों में यूज करेंगे, स्नेहन वातज में करेंगे, रोपण बच गया मतलब क्या, पित्त और रक्त या पीरा में करेंगे अपना ना, वहां पे अपन दृष्टि बलार्थ से कर रहे थे। कितनी कितनी बूंदे? तो लाइन से अपने को याद ना, 7 से 8 बूंदे देंगे अपन किसमें? वातज इसमें क्या होते हैं, लेखन वाले में 10 बूंदे देंगे, किसमें? स्नेहन वाले में, रोपण वाले में 12 देंगे ना। इधर लिख लेते अपन किस किस में देंगे, यहाँ से देंगे 7 से 8 बूंदे, 10 बूंदे, 12 बूंदे। ठीक है। बूंदों में क्या दे रहे हैं भैया? आंख से 2 अंगुल ऊपर से जल की 2-4 बूंदे गिराना, उसी को आश्रितन बोल रहे हैं ना। रोगानुसार या भेदानुसार अलग अलग बूंदे अपने बता दिए। चलो सेक देखते हैं। कुछ नहीं है भैया, बंद आंख में 4 अंगुल ऊपर से डाल रहे हैं। समस्त नेत्र रोगों में दोषग्न द्रव्यों की सूक्ष्म धारा 4 अंगुल दूरी से बंद नेत्र में डालना सेक कहलाता है। अल्प रोग होंगे तो आश्रितन देंगे, ज्यादा रोग होंगे तो सेक दे देंगे। सेक, षाडंगर ने सेक को प्रथम क्रियाकल्प माना है ना, तो वाग्भट ने आश्रितन को माना है, षाडंगर स से षाडंगर स से सेक माना है, सुश्रुत ने तो अपना तपु से नमन तर्पण को माना ही माना है। सेक प्रायः दिन में करे। आत्ययिक रोगों में सेक कभी भी किया जा सकता है, कार्यस्तु दिवसे सेको रात्रि है, तो सेक प्रायः कब करना है? दिन में करना है ना। आश्रितन को तो निषेध ही बोल दिया था भैया षाडंगर रात। सेक हमेशा दिन में करना है, लेकिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है तो रात में भी कर सकते हो। भेद कैसे दिखेंगे इसके अपन? लव से रहो ये भी आ जाएगा भैया, आपू से सेक आ जाएगा। इसकी मात्रा कितनी होती है? तो आश्चोतन से दुगनी मात्रा होती है। आश्चोतन लिखा है क्या? हाँ, आश्चोतन नहीं, पुटपाक से दुगनी होनी चाहिए। ठीक है, इसको काट के पुटपाक लिख लेना। पुटपाक से दुगनी मात्रा इसकी होती है। क्या होती है भैया? तो वहां पर ने लव से रहो देखा था, 100, 200, 300, उसकी जगह क्या कर देंगे? 200, 400, 600। लव से रहो क्रम देखना भैया, अपने अपने ट्रिक अपने अपने। लव से रहो अपने हमेशा रखना है। ये कफज में, ये वातज में, ये पीरा में, कोई वही नहीं है। ये कब देंगे? पूर्वान में। कब का काल कब होता है? पूर्वान, अपरान, मध्यान्ह। अरे कुछ ये पढ़ना है क्या इसमें? चलो फिर सेक की मात्रा, षाडंगर के अनुसार सेक की मात्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे याद रखा था? सेक हैंड से करके याद किया। तो सब के सब क्या करते हैं? हैंड से करते हैं पूरे साल। षाडंगर एक दिन में, एक साल में जो एक दिन नहीं करते, मतलब 300 षाडंगर जो होते हैं कितना, 364 दिन हैंड चेक करते हैं, एक दिन नहीं करते भाई, एक दिन ही आराम करते हैं ना। तो षाडंगर का हैंड शेक इंपोर्टेंट है, याद रख कैसे रखा था अपन ने? षाडंगर का जो हैंड शेक होता है वो इंपोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत करते हैं। लव से रहो ऐसे कैसे बनाएंगे, और 364 लिखेंगे, मतलब 300, 600, 400, क्रम थोड़ा सा बदल दिया है इन्होंने ना। 364 करके अपने याद रखें। षाडंगर पूरे पूरे साल हैंडशेक करते हैं, सिर्फ एक दिन नहीं करते हैं। तो 365 में से एक दिन नहीं करा तो कितने दिन बचे? 364, 364 ऐसे करके याद रखना है। लव से रहो से कॉमन रहेगा अपना। लव से रहो को डिस्टर्ब नहीं करना है। सीक्वेंस जो अपना रहेगा, लेखन, स्नेहन, रोपण, लव से रहो ये रहेगा। बस साड़ंदर ने क्या कर दिया? 364 कर दिया है ना। बाकी उधर तो अपना सेक जो होता है पुटपाक से दुगनी मात्रा अपन ने देखी से। ठीक है ना, सेक देख लिया। ठीक है, पिंडी विडालक और अंजन, चलो चारों रिवीजन कर लेते एक बार फिर से, फिर आगे के देखते हैं। चलो सबसे पहले अपन ने क्या देखा? क्रियाकल्प अध्याय चालू किया। क्रियाकल्प जो होते हैं अपन ने, तर्पण, पुटपाक, सेक, आशोधन, अंजन, तप्पू, सेना, आओ, अंजन लगवाओ, ऐसे करके अपन ने देखा था। सुश्रुत के 5, षाडंगर के 7 होते हैं। इन्होंने सेक से चालू किया, 2 एक्स्ट्रा बताए, पिंडी विडालक। प्रथम क्रियाकल्प किस किस का? सुश्रुत का तर्पण, षाडंगर का सेक, वाग्भट का आश्चोतन। तर्पण अपन ने देखा कि उड़द के आटे से 2 अंगुल चौड़ी 2 अंगुल मोटी दीवार बना के सुकोष्ण घृत को नेत्र में भरना तर्पण कहलाता है। कितना मात्रा में भरेंगे? पूरे पक्ष में डूब जाए उतनी मात्रा में भरेंगे। मात्रा अपन ने देख ली कि तर्पण हमेशा पूर्वाहान या अपराहान में देते हैं। इसमें
इसके अनुसार देखिए अपन ने कहाँ कहाँ कितनी कितनी मात्रा डालते हैं। तो वसा शुक्र दृष्टि करके अपन ने देखा था, मतलब वर्तगत में 100, संधिगत में 200 बढ़ाते जाएंगे, मतलब 300, शुक्लगत में 500, कृष्णगत में 700, दृष्टिगत में 800/1000। वाग्भट केवल 800 मानते हैं। फिर स्वस्थ नेत्र में 500 मात्रा, कफ वाले में 600, पित्त वाले में 800, वात वाले में 1000 मात्रा। वाग्भट बोलते हैं तर्पण की मात्रा मेरे अनुसार कुछ अलग है भैया। वातज वाले में 1000 तुम बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पित्तज में थोड़ी कम करो, 600 रखो, कफज में 500 कर दो, स्वस्थ वाली जो पित्त के समान होती है 600 वो रख लो, दृष्टि वाली में कितनी रख दो, 800 रख दो। वो तो मैंने बताई दिया, दृष्टि वाली सुश्रुत की जैसे सेम है, 800/1000 की जगह 800 बस बता दी। फिर कितने कितने दिन में तो सुश्रुत बोलते हैं, वातज में 1 दिन, पित्तज में 3 दिन, कफज में 5 दिन। लेकिन वाग्भट बोलते हैं वातज वाले में प्रतिदिन करो, पित्तज वाले में एक एक दिन छोड़ के करो, और क्या बोलते हैं कफज वाले में 2-2 दिन छोड़ के करो, स्वस्थ व्यक्ति में 2-2 दिन छोड़ के करो। फिर अपन ने क्या देखा, आचार्य सुश्रुत ने वातादि दोषों में तर्पण का काल दिन में बताया है, जबकि वाग्भट विदेह कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए बताने छोड़ दो। पुटपाक क्या देखा था भैया, मांस रस और जल का जो मिला के, जो तर्पण में घी भर रहे हैं उसकी जगह ये पुटपाक में मांस रस मिला हुआ जल या मांस रस भरेंगे, जिसका अनुपात कितना होता है 1:2, 2 भाग होता है मांस रस और 4 भाग होता है जल, जिसको अनुपात अपन ने 1:2 निकाला, उसको भरो। इसके प्रयोग प्रतिषेध वही जो तर्पण नस स्नेहपान के योग्य होते हैं, योग्य होते हैं वही के वही इसमें भी रहेंगे। पुटपाक की मात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना। क्या होते हैं, लव से रहो 100, 200, 300। पुटपाक सेक जब पढ़ेंगे तो यही पुटपाक की मात्रा डबल कर देंगे। कहाँ कहाँ देखा, लेखन अति स्निग्ध में, स्नेहन अति रुक्ष में, दृष्टि बलार्थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दृष्टि को बल देने के लिए कौन सा पुटपाक देते हैं, रूपण पुटपाक देते हैं, क्योंकि आगे जब हम अंजन पढ़ेंगे वहां पे अंजन में दृष्टिबल अलग आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए अभी बार बार याद करवा रहा हूँ। चलो, लेखन पुटपाक, स्नेहन पुटपाक, रोपण पुटपाक के द्रव्य नहीं याद रखना है। रोपण पुटपाक में स्नेह स्वेदन व धूमपान न दे तो भी चल जाएगा। यंत्रणा के नियम देख लिया, जितनी चिकित्सा करेंगे पुटपाक और इससे उसके दुगने ताल तक पथ्य रहेंगे। तर्पण के अतियोग से कंडू होता है, बाकी आश्चोतन और क्या बोलते हैं नस्य के अतियोग से तिमिर होता है। पुटपाक और तर्पण दोनों के आदि और अंत्य उष्ण अंबु से स्वेदन करवा देंगे। परिषेक का काल कितना होता है भैया, तो परिषेक पुटपाक का दुगना होता है, शिरोवस्ती जो तर्पण का जो काल होता है उससे 10 गुना होता है, ठीक है। आश्चोतन देखा, नेत्र में 2 अंगुल ऊंचाई से शीतल जल खुले नेत्र में अगर गिराएंगे तो उसको आश्चोतन कहेंगे, बंद नेत्र में गिराएंगे 4 अंगुल ऊपर से तो सेक कह देंगे। वाग्भट ने आश्चोतन को प्रथम क्रियाकल्प माना है और बड़ा अच्छा से श्लोक लिखा है, सर्वेशम अक्षिरोगाणाम डेस 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 हितम। तो आश्चोतन अपने को टिक करना है, ठीक है ना। षडांगर ने आश्चोतन कर्म बोला है कि रात में नहीं करना चाहिए, केवल दिन में ही करना चाहिए, खुले नेत्रों में करना चाहिए। सारे रोगों में आश्चोतन की मात्रा 100 मात्रा होगी, लेकिन दोषानुसार कितनी बूंदे रखाना है ना। पहले तो सेक और आश्चोतन, आश्चोतन अल्प रोगों में करेंगे, सेक वृद्ध रोगों में करेंगे। लव से रहो सेम टू सेम लिखेंगे, 7 से 8 बूंद लिखेंगे लेखन वाले अपने आश्चोतन में, स्नेहन वाले आश्चोतन में अपन करेंगे 10 बूंदे और रोपण वाले में 12 बूंदे। ये कफज में, ये वातज में, ये रक्त पित्तज में। सेक देखा अपन ने, चार अंगुल ऊपर से क्या डालना है अपने को, वही बंद नेत्र में डालना है, यही फर्क है भैया। साढ़े ने सेक को प्रथम माना है। फिर हमेशा दिन में करना चाहिए, से एक लब से रहो 200, 400, 600। ऑब्वियसली भैया पुटपाक का डबल कर दिया सुश्रुत ने, लेकिन वाग्भट ने बकचोदी करी है। हैंडशेक इंपोर्टेंट ट्रिक बताइए, क्या पूरे साल में से एक दिन हैंडशेक नहीं कर ले में 364, मतलब लेखन वाले में 300 मात्रा, स्नेहन वाले में 600 मात्रा, रोपण वाले में 400 मात्रा। अब अपन देखते हैं पिंडी से। ओब्वियसली पिंडी किसका, षडांगर स्पेशल है। विडालक भी किसका, षडांगर स्पेशल है। पिंडी में क्या बोलते हैं षडांगर जी, जो औषध पीसकर वस्त्र की एक पोटली बना लो मस्त, उसको आंखों पर बांध दो, उसे पिंडी या कवलिका करते। कुछ नहीं करना है, पोटली बना के आंखों पे बांध दो पट्टी जैसा, ठीक है ना। कवलिका सर्व अभिषंद रोगों और नेत्र वर्णों में बांधी जाती है, अभिषंदों और नेत्र रोगों वर्ण में बांधी जाती है। किस किस में, कौन कौन सा, तो वातज वाले में एरंड पत्र सबको पता है भैया, पित्तज वाले में धात्री, कफज वाले में शीघ्रु और रक्तज वाले में लोध, है ना। तो ऐसी ट्रिक ए धनी शीघ्र लोकांजी ऐसे करके अपन ने ट्रिक बना रही, ए धनी शीघ्र लोकांजी, ठीक है ना। इतना डिटेल में यहाँ नहीं पूछेगा, अपने को पहले के याद है इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, वरना इतना डीप में नहीं पूछना ना। पिंडी किसने माना इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा अपने से। विडालक, विडालक अपन ने देखा, विडालो को बहिर्लेपो नेतो पक्ष में विवर्जितम, दोनों पक्ष मुख को छोड़कर नेत्र की पलकों पर जो लेप किया जाता है उसे विडालक कहते हैं। इसकी मात्रा किसकी, मुखालेप के समान होती है। कैसी होती है मुखालेप की मात्रा, अपन देखते हैं भैया। अवर मध्यम उत्तम मात्रा मुखालिफ की देखते हैं, 1/4 अंगुल, 1/3 अंगुल, 1/2 अंगुल, ऐसे अपन देखते हैं ना। तो यही वाली मात्रा किसकी होती है, विडालक। ऑब्वियसली विडालक क्या है, पलक पे जो लेप कर रहे हैं, तो लेप की मात्रा तो ऐसे ही नापेंगे ना, कितना गुना उसकी मात्रा है ना। तो कितना अंगुल, अंगुल में नापते हैं ना उसकी मात्रा, तो कितना, 1/4 अंगुल, 1/3 अंगुल और 1/2 अंगुल ये मात्रा होती है, ठीक है। बस इतना याद रखना, विडालक और पिंडी किसने माना है, तो षडांगर स्पेशल है, बस इससे ज्यादा अंदर का इससे पूछा नहीं जाता। फिर अंजन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब देखो अपना फिर से तनाव बढ़ गया, क्यों, क्योंकि अंजन से अपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, देखो इसलिए इतना डीप में दे रखा है भैया। चलो अंजन जी को चालू करते हैं। अंजन जी क्या बोलते हैं भैया अपने,
पहली बात तो कुछ नहीं, अंगुली से या कोई भी दिया सलाई होती है उससे नेत्रों में औषध लगाने की क्रिया को अंजन कहते हैं। सब लगाते हैं भैया। अंजन लगाने का काल कब होता है? तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं पूर्वाह्न में लगा लो, सायंकाल में लगा लो, रात्रि में लगा लो। कब है? मध्याह्न में नहीं, ऐसा लिखा नहीं है। निषेध जब बोले तो ये, जैसे वाग्भट का निषेध लिखेंगे, सुश्रुत ने कहीं निषेध नहीं बताया है ना, कब लगाना ये बता दिया, लेकिन ये सब प्रश्न आएगा नहीं ना। वाग्भट ने लिखा है कि इनमें नहीं देना चाहिए, इसलिए अपन वाग्भट का याद करेंगे, है ना। तो वाग्भट पूर्वाह्न सायंकाल आकाश में वातावरण इंपोर्टेंट नहीं, कब नहीं देना, तो वाग्भट के अनुसार रात्रि में, सोने के समय में, मध्याह्न में, धूप से मुरझाई आंखों में अंजन। सिर्फ याद रखना, वाग्भट ने रात्रि में अंजन निषेध बोला है। किसने अंजन निषेध बोला है? वाग्भट ने, है ना। तो आचार्य सुश्रुत ने रात्रि में अंजन लगाने को कहा है, जबकि आचार्य वाग्भट ने रात्रि में अंजन निषेध बताया। सिर्फ एक याद रखना, अंजन कब निषेध है? वाग्भट के अनुसार रात्रि में अंजन नहीं लगा सकते। ठीक है। अब देखो, लव से रहो वाला ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेखन, रोपण, प्रसारण, देखो जज्बात बदल गए भैया पूरे के पूरे। क्या बदल गए? जज्बात बदल गए। अगर तुम इस पे लव से रहो तो बीच में स्नेहन की जगह रोपण वो लगा दोगे, क्या बोलते हैं, प्रसादन लगा दोगे, तो अपना वो हो जाएगा, है ना। तो वो कहता है लव से रहो। ठीक है। इसको तुम बना लो, देखो ऊपर नीचे कर लो तो अपना काम बन जाएगा ना, ऐसे ऐसे, है ना। जब अपन टेबल जो बनाई है नीचे अपन ने इसकी, पहले वो अलग वाली टेबल थी, लेकिन अपन ने इसकी टेबल लव पे रहो बना ली। ठीक है ना। वो लव से रहो था, ये लव पे रहा था। ठीक है ना। तो प्रसादन को इमेजिन करना कि ये ऊपर लिखा हुआ है और रोपण जो है नीचे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपन लेखन देखते हैं। लेखन जो होता है ना, मधुर रस द्रव्यों को छोड़ के शेष 5 रसों से क्या बनता है? अपना लेखन द्रव्य बनते हैं। ठीक है ना। मधुर कषाय जितना भी होता है या मधुर रस होता है, उसको छोड़ के जितने द्रव्य होते हैं उनसे लेखन अंजन अपना बनाया जाता है। प्रसादन अंजन क्या होता है भैया? मधुर और स्नेह युक्त। ऑब्वियसली भैया प्रसाद कौन करेगा? मधुर और स्नेह युक्त करेगा। प्रभुत मात्रा में से दृष्टि दोष प्रसादनार्थ स्नेहार्थ च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। देखो ये दृष्टि दोष प्रसादन, दृष्टि दोष के प्रसादन करने के लिए कौन काम आता है? प्रसाद। नाम में वैसे प्रसादन है तो नहीं पूछेगा, पर दृष्टि दोष की हिंदी में पूछ लेगा कि दृष्टि दोष का नाश करने के लिए कौन सा अंजन यूज किया जाता है? प्रसादन। रोपण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कषाय तिक्त द्रव्यों से निर्मित होता है रोपण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। किस किस से? कषाय और तिक्त द्रव्यों से निर्मित होता है। और दृष्टिश्च बलवर्धनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। दृष्टि को बल देता है। ठीक है ना। तो वहां भी दृष्टि को बल कौन दे रहा था भैया? अपना रोपण पुटपाक दे रहा था। और यहाँ पे भी दृष्टि को बल कौन दे रहा है? रोपण कषाय। तो हमें से याद रखना, रोपण वाला क्या होता है? बल देने का ही काम करता है दृष्टि को। ठीक है। तीन चीज अपन ने याद रखी। लेखन अंजन में क्या होता है? मधुर रस को छोड़ के शेष सारे से लेखन अंजन बनता है। प्रसादन अंजन जो होता है दृष्टि दोष का प्रसाद करता है, स्नेह करता है आंख में। रोपण क्या करता है? कषाय और तिक्त द्रव्यों से मिलता है और दृष्टि को बल देता है। ठीक है। मात्रा देख लेंगे भैया। अंजन के तीन भेद होते हैं, सुश्रुत बोलते हैं। एक गोरच वाला बताते हैं और फिर अंजन की मात्रा भेदानुसार बताएं। तो गोरच करके याद रखना, गुटिका, रसक्रिया और चूर्ण, इनकी अलग अलग मात्रा भी देखेंगे, किस किस में कितनी कितनी मात्रा होती है भैया। ठीक है। तो ठीक है। गुटिका, रसक्रिया और चूर्ण अपन ने देख लिया। गुटिका जो होता है सबसे प्रबल होता है, रसक्रिया मध्यम शक्ति वाला होता है, चूर्ण क्या होता है? हीन शक्ति वाला होता है। अपन ने देख लिया है। ठीक है ना। सुश्रुत की अंजन के भेद तीन जो होते हैं, नहीं याद रखे तो उसके ट्रिक लिख लेना भैया। गोरच, क्या बताया इन्होंने? गोरच, गुटिका, रसक्रिया और चूर्ण, तीन मात्राएं। इनकी मात्रा पहले देखते हैं फिर इसके भेद पे आते हैं। क्या क्या बताइए इसकी भेद भैया? तो देखो भेदानुसार अंजन देखो। गोरच, अब गुटिका का ही पर्याय होता है पिंडी, कंफ्यूज नहीं होना ना। इसी एक पिंडी को अपन क्या बोलते हैं? गुटिका बोलते हैं, गुटिका। तो अपने ट्रिक, पिंडी अगर आ जाए तो घबराना नहीं ना। गो र च। अब देखो दो प्रकार का अंजन होता है, एक होता है तीक्ष्ण अंजन, एक होता है मृदु अंजन। तो इसकी मात्रा देखते हैं ना। तो देखो पहले अपन क्या करते हैं, एक हरेणु, एक वेलच, दो शलाका। अरे इसको मैंने वैसे याद करवाया था, तीक्ष्ण और मृदु। ठीक है, ऐसे ही उसमें याद, वैसे वो ऐसे वहां पे वाड़ी वाली टेबल बनवाई थी, कोई नहीं। पिंडी वाले में एक हरेणु देते हैं, मृदु वाले में कितने दे देंगे? दो हरेणु दे देंगे भैया। ठीक है। और रस क्रिया वाले में कितने देते हैं? तीक्ष्ण वाले में एक विल्लज मात्रा होती है, और मृदु वाले में कितनी मात्रा होती है रस क्रिया की? दो विल्लज मात्रा होती है। ठीक है ना। चूर्ण वाले की जो होती है तीक्ष्ण मात्रा कितनी होती है? दो शलाका होती है। मृदु वाले में कितनी होती है? तीन शलाका होती है। ठीक है। बाकी इस पे आ जाओ, अपने भेदानुसंजन पे आ जाओ। भेदानुसंजन लव पे रहो हो गया, चेंज हो गया भैया। मतलब लेखन वाला तीक्ष्ण होता है, प्रसादन वाला मध्य होता है, रोपण वाला मृदु होता है। ठीक है। कैसे याद करेंगे भैया? वही गोरस लिख देंगे भैया अपन। यहाँ पे लिखेंगे अपना क्या? गो र च। उसकी भी एसी वाली टेबल बनाना है, वही तो। नीचे वाले की भी एसी वाली टेबल बनाना है, ये वाग्भट वाला होगा ना इसलिए।
मैंने क्या पढ़ा दिया फिर गधे जैसा। चलो कोई ना, बोलो गाइस। सुश्रुत वाला पहले देखते हैं अपन। सुश्रुत वाला जो होता है, सुश्रुत क्या बोलते हैं भैया अपने को, लव पे रहो देखेंगे और इसकी गुटिका रसक्रिया वृत्ति की मात्रा देखेंगे। ठीक है, तो गुटिका की मात्रा जो होती है हरेणु में है, सारी सारी रसक्रिया की भी हरेणु में और चूर्णांजन की शलाका में। 1 1.5 2, 1 1.5 2 ऐसे करके याद रखना। देखो 1 1.5 2, 1 1.5 2, गोरच मतलब रच में। चूर्णांजन में क्या करना है, डबल कर देना है। 1 का 2 दुगना 2, 1.5 का 2 दुगना 3 और इसका 4। ठीक है, एक बार टेबल तुम्हें बना के दिखा देता हूँ तो शायद ज्यादा हो जाए। ऐसी अपने को यहाँ पे टेबलीकरण लिखना है। ठीक है, लव पे रहो अपन ने याद करना है, तो लेखन अंजन, प्रसादन, और यहाँ पे लिख देंगे अपन रोपण, रोपण। ठीक है, फिर यहाँ पे किसकी, गोरज से गुटिका, मतलब इसी को जो पिंडी अपन बोलते हैं, यहाँ से रसक्रिया और यहाँ पे चूर्णांजन। ठीक है, ये दोनों क्या है में, हरेणु हरेणु में, हरेणु, ये भी मात्रा हरेणु में है, ये भी हरेणु में। ये वाली क्या है, चूर्णांजन वाली अपनी शलाका में, शलाका, शलाका, शलाका। कैसे याद रखना भैया, लेखन वाले में 1 हरेणु, प्रसादन वाले में 1.5 हरेणु और रोपण वाले में 2 हरेणु। सेम टू सेम रस क्रिया में 1 हरेणु, 1.5 हरेणु, 2 हरेणु। और इसको क्या डबल मात्रा कर देना है चूर्णांजन में। इधर आ जाएगा 2 शलाका, इधर आ जाएगा 3 शलाका, इधर आ जाएगा 4 शलाका। ठीक है, ये अपने किसना सुश्रुत की है। ठीक है, अब अपन किस में देखते हैं भैया अपना, वाग्भट का देखते हैं। सुश्रुत वाली मात्रा ही आती है पेपर में, फिर वाग्भट देख लेते हैं। वाग्भट ने अंजन के भेद क्या बताए, गुटिका की जगह इन्होंने पिंड बोल दिया है, रसक्रिया चूर्ण वही सेम टू सेम है, ये गुरु दोषों में, ये मध्यम दोषों में, लघु दोषों में। फिर इन्होंने भेदानुसार अंजन, अपन वैसी वाली टेबल इसकी भी बना लेते हैं। इधर तीक्ष्ण और बस भेद 4 की जगह 2 ही कर देंगे, बीच वाला ही हटा देंगे ना। देखो तीक्ष्ण और मृदु है ना, लेखन को तीक्ष्ण बोल रखा है, रोपण को मृदु बोल रखा है। ठीक है, तो बीच में 1.5 वाला, इसकी वर्टिकल टेबल में बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तुम लोग को। यहाँ पे सिर्फ तीक्ष्ण रख देते हैं, यहाँ पे मृदु रख देते हैं। वाग्भट की टेबल है ना, वाग्भट। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या रख देंगे भैया, वही गुटिका, गुटिका की जगह क्या रख देंगे, पिंडी रख देंगे। यहाँ पे रसक्रिया रख देंगे और आखिरी में क्या रख देंगे, चूर्णांजन। जगह खत्म हो गई, छोटा छोटा लिख देते हैं। ठीक है, पिंडी में वही देखो, बीच वाला एक स्किप हो गया, मध्यम वाला स्किप हो गया ना, इसे याद रखना। तो 1 1.5 वाला छूट गया तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा, 1 1.5 वाला छूट गया तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का उल्ट दुगना कितना हो जाएगा भैया, और इसका दुगना कितना हो जाएगा, 4। यही है ना, देखते हैं। 1 हरेणु 2 हरेणु, 1 हरेणु 2 हरेणु, 2 3, अच्छा 2 3 है यहाँ। इसको बस थोड़ा सा चेंज है, ये 2 की जगह यहाँ पे 3 लिख लेना, इसकी थोड़ा दिक्कत हो गई है ना। बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सुश्रुत वाले से आएगा। ये वाला थोड़ा इसमें डबल करने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी चूर्णांजन में, से याद रखना ना। बाकी सारा सेम को सेम ही। ठीक है, ये हरेणु हरेणु, ये विलेज विलेज में कर दिया। चलो आगे आते हैं कर्ण पूरण की मात्रा। अब पता नहीं कर्ण पूरण यहाँ क्यों दे रखा है, लेकिन दे रखा है अंजन के साथ, वहां पे तो लिख लेते हैं। कर्ण पूरण कर्ण रोगों में 100 मात्रा, ओब्वियसली बहुत ऐसे मैंने याद रखा है ना, ये यहाँ पे कान है, इसके आगे गला है और सिर इतना ऊपर है, तो कर्ण रोगों में अगर कर्ण पूरण पहुंचाना है तो बहुत जल्दी पूछ जाएगा, सिर्फ 100 मात्रा है। कर्ण रोगों में और लंबे समय तक देना पड़ेगा तो जाके लंबा पहुंचेगा 500, और सिरो रोगों में तो इतनी देर तक करना पड़ता है 1000। तो कर्ण पूर्ण में, कर्ण रोगों में बहुत छोटी मात्रा में कर्ण में पहुंच जाएगा 100 मात्रा। अगर उसको गले तक पहुंचाना है तो 500 मात्रा, और इतना ऊपर सिर तक पहुंचाना है तो 1000 मात्रा। ऐसे करके अपन ने याद किया था। फिर अंजन शलाका देखते हैं। अंजन शलाका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा होना चाहिए इसका, वक्त्रियो मुकुल आकारा। तो मैंने बोला था, एक अपन केदारनाथ मूवी देखी थी, उसमें मुकुल नाम की लड़की थी भैया अपनी, क्या मुकुल नाम था उसका, क्या बोलते हैं, हाँ सारा अली खान, कौन थी, हाँ सारा अली खान ही थी। ठीक है ना, उसका नाम क्या था अपना, मुकुल था। तो मुकुल क्या करती थी, अंजन लगा रही थी। कलाई परिमंडला, ये भी अपने को बचपन से याद है, कलाई या पैर के आकार की वैसी जो होती है उसका परिमंडल रहता है। तो वक्त्र मुकुल आकारा कलाई परिमंडला, अष्टांगुल तनु मध्य सुकृता साधुनिकरा। कितनी लंबाई होती है, 8 अंगुल सुश्रुत ने बोला है। वाग्भट की थोड़ी सी बड़ी होती है, 10 अंगुल होती है। बीच में इसकी मोटाई कैसी होती है, मटरवत बीच में पतली होती है ना, कलाई परिमंडल होती है, बीच में एकदम क्या होती है, तनु मध्य बीच में होती है। किनारे इसकी कैसे होते हैं, मुकुल आकार की होती है। ये वक्र इसका मुकुल आकार का होता है। निर्माण स्वर्ण रजत ताम्र किसी से बना सकता है। तो अपने को श्लोक पूरा का पूरा याद है, कैसा याद है अपना, वक्र मुकुलो
ठीक है, कलाय परिमंडला ऐसे करके, वक्त्र मुकुल आकारा कलाय परिमंडला अष्टांगुला तनु मध्य और सुक्रता साधुनिग्रह, चार चीजें अपने को याद रखनी है। इसके वक्त्र कैसे हैं, मुंह कैसा है, मकुल के आकार का है, कलाई की परिमंडली है बीच में, अष्टांगुल लंबी है और बीच में से क्या है तनु। ये क्या हो गया, अंजन शलाका हो गई अपने पास। फिर अपन देखते हैं क्रियाकल्प का धारण काल आचार सुश्रुत के अनुसार कब कब किस किस को करना है। तो तर्पण और पुष्पाक इनको पूर्वान अपराह्न में कर सकते हैं, सिर्फ अपने को निषेध याद रखना है, कब कब करना है नहीं पूछता है। आश्चर्य और से पूर्वान अपराह्न मध्याह्न रुजा काल कभी भी कर सकते हैं, ऑलवेज कर सकते हैं रात को छोड़ के। शिरोवस्ती हमेशा इवनिंग में करते हैं ना, शिरोवस्ती की ओपीडी का चलती है इवनिंग में चलती है। अंजन का करते हैं रात, बस अंजन के बारे में इतना याद रखना, वाग्भट बोलते हैं रात्रि में नहीं करना, सुश्रुत बोलते हैं रात्रि में करना है ना, बाकी ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना। फिर अंजन शलाका कैसी होती है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ताम्र निर्मित जो होती है लेखन कर्म की करते हैं ना, तो ताम्र लिपि करके अपन ने याद किया था, ताम्र लिपि होती थी ना पुराने जमाने में, अपन ने भी मध्य प्रदेश के इतिहास में भी देखा ताम्र लिपि। तो ताम्र लिपि तांबे से निर्मित अंजन शलाका लेखन कर्म में आती है। फिर रोला, रोला जमाते हैं ना अपन, तो रोला रोपण कर्म में क्या लोहे की शलाका करती है, ठीक है ना। तो लोहे या अंगुली से निर्मित अंजन शलाका रोपण कर्म करती है। स्वर्ण रजत वाली प्रसाद, तो जो प्रसाद जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं ना, प्रसाद भाग जो होते हैं वो सोने रजत से निर्मित होते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, ताम्र लिपि, ताम्र एक ताम्र शलाका ही पूछता है पेपर में ना, अपने से लोहा अंगुल स्वर्ण रजत ये सब नहीं, क्योंकि तांबे वाली बना पाते हैं अपन, ठीक है ना। तो ताम्र निर्मित शलाका जो लेखन कर्म जिससे करते हैं कफ रोगों में काम आती है। लोहे वाली जो होती है रोपण कर्म करवाती है, और बाकी स्वर्ण और रजत वाली प्रसादन कर्म करती है। शलाका के दोष कितने होते हैं, आचार सुश्रुत बोलते हैं 6 होते हैं, वाग्भट होते हैं 8 होते हैं ना। अपन एआईपीडीटी में वो भी याद कर रहे थे, क्या बोलते हैं, दुष्ट शलाका के दोष फलाने को इतना डिटेल में पढ़ रहे थे, उतना सब अपने को नहीं पढ़ना। शलाका के दोष होते हैं 6, लंबाई होती है 8 अंगुल, दोष होते हैं 6, बाकी सब अंदर का याद नहीं करना। तीक्ष्णांजन क्या होता है भैया, तो तीक्ष्णांजन जो होता है एक हरेणु की मात्रा में प्रयुक्त करते हैं। तीक्ष्णांजन को अंजन लगाने के बाद धोखे प्रत्यंजन लगाते हैं, कुछ नहीं याद रहा है। तीक्ष्णांजन अभितप्ते तु प्रत्यंजन हिमम, वाग्भट स्पेशल होता है तीक्ष्णांजन है ना, बाकी सुश्रुत ने बताया ही नहीं। तीक्ष्ण अंजन से अभितप्त आंख में शीतल चूर्ण से प्रत्यंजन लगाए। अंजन का निषेध किस किस में होता है, अति तीक्ष्ण, अति मृदु, अत्यल्प, अति मात्रा, अति तनु, अति कर्कश, अति शीतल, अत्युष्ण आंखों में अंजन नहीं लगाना चाहिए, कोई नहीं पूछेगा। राजा योगी अंजन कौन सा होता है, चूड़ांजन, भद्रोदय अंजन, तगरादि अंजन, नलशिलादि अंजन, तक इतने सारे दे दिए, कभी पेपर में नहीं पूछेगा। चरक बोलते भास्कर आदि अंजन राजा योग अंजन होता है, चलो नहीं पढ़ना है। कहां से आएगा पेपर में, षोडश वर्ती या पथ्यादि वर्ती, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भैया ना। तो षोडश वर्ती के कंटेंट भी अपने को याद रखना है कि क्या क्या कहाँ कहाँ कौन कौन सी वर्ती रहती है। तो षोडश आदि वर्ती या इसी को पथ्यादि वर्ती बोलते हैं, तो नाम है एक पथ्या मतलब हरित की तो रहेगा। तो एचएमटी में याद रखना, एच एम टी, एच एम टी में क्या देते हैं अपन, पठ्यादिवर्ती देते हैं ना। तो क्या रहता है भैया इसमें, एच एम टी में तो एच से आ जाएगा हरित की, एम से आ जाएगा मुलेठी, टी से आ जाएगा तुत, और मे से आ जाएगा मरिच। मरिच 16 भाग, इसका नाम क्यों 16 सरस्वती, क्योंकि इसमें 16 भाग मरिच मिलाते हैं भैया, है ना। तो हरित की, मुलेठी, तुत में 16 भाग मरिच मिलाने से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भैया अपन, षोडशादिवर्ती या पक्षादिवर्ती बोलते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे नेत्रों में लाभ होती है ना षोडशावर्ती, सारे के सारे अब तुमसे तो यही पूछेगा षोडशावर्ती या पश्चादिवर्ती कौन से रोग में काम आती है, नित्य रोग में काम आती है, आचार्य सुश्रुत ऐसा बोलते हैं। कौन कौन सा अंजन कहाँ कहाँ लगाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। तो देखो रस के अनुसार याद रख लेना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और ट्रिक याद रखना है, सर में वेदुर्य का लो, क्या याद रखना है, सर में वेदुर्य का लो, मतलब मधुर अंजन में जो होता है स से स्वर्ण पात्र में देते हैं, अम्ल वाले में क्या देते हैं, रजत पात्र में देते हैं, लवण वाले में जो होती है मेष श्रृंगार पात्र में, कटु वाले में वेदुर्य में, तिक्त वाले में कांस्य में, और अशाय वाले में लोहे में। क्या ट्रिक बनी अपनी, सर में वेदुर्य का लो, सर में वेदुर्य का लो क्या है, ये अंजन शला का पात्र है, मतलब मधुर रस से बनी हुई मधुर अंजन जो बनाया है उसको कौन से पात्र में रखेंगे, स्वर्ण के पात्र में। अम्ल अंजन कौन से पात्र में रखेंगे, रजत के पात्र में। लवण अंजन कौन से पात्र में रखेंगे, मेष श्रृंगी के पात्र में। कटु अंजन कौन से पात्र में रखेंगे, वेदुर्य के पात्र में। तिक्त अंजन कौन से पात्र में रखेंगे, कांस्य के पात्र में। और कषाय अंजन कौन से पात्र में रखेंगे, लोह के पात्र में रखेंगे, है ना। बाकी शीत अंजन ठंडा वाला अंजन नलादि के पात्र में, ओब्वियसली ठंडा जो चीज है वो नलादि ठंडे होते हैं उन सब में रखते हैं। चलो एक ट्रिक बस याद रखनी है, सर में वेदुर्य का लो, सर में वेदुर्य का लो, ये अपना क्या है, दोष अनुसार सॉरी रस अनुसार जो अंजन होते हैं उनको रखने का पात्र क्या क्या होता है। अरे भाई ये नहीं जीने देंगे भाई मुझे वाले, एक मिनट। हेलो, जी डॉक्टर साहब, हेलो, हेलो, हाँ आ रही है बोलो। नहीं नहीं यार,
क्या? नहीं नहीं। ओ, हाँ हाँ ठीक है, उसको देख लो। ओ, अंकित क्यों भेज रहे थे, मुझे लिंक भेज दो। चलो, कहाँ तक थे अपन? हाँ, ये अपन ने पात्र वात्र देख लिया था। विभिन्न नेत्र रोगों में अंजन देह क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो कब कब कौन कौन सा अंजन देते हैं, तो जाति में क्या, नेत्र पाक में क्या देते हैं, जाति पुष्पांजन, तो मैंने बताया था जाति में निर्मटक का करना है ना। जाति पुष्पांजन काय में देते हैं, नेत्र पाक में दे देते हैं भैया। क्षार अंजन जो होता है, क्षार बलास ग्रसित में, क्षार क्या होता है, बलवान की आंख के व्रण में डालते हैं। कोई बलवान व्यक्ति है, उसकी आंख में कोई व्रण हो जाएगा तो उसमें अपन क्षार डाल सकते हैं। गरीबों में कैसे डालेंगे भैया ना, तो बलवान, बलवान की आंख में क्या डालेंगे, क्षारांजन डालेंगे, ऐसे याद रखना, बलवान की आंख में क्या डालते हैं, क्षारांजन डालते हैं। लेख्यांजन, कौन लेख्यांजन, ठीक है, लेख्यांजन कौन लिखता है भैया, अर्जुन अवर्ण शुक्ल, है ना। तो याद रखने क्या लिखता है, फर्स्ट वर्ड जो होता है लेख्यांजन अर्जुन में डालते हैं भैया। सुक्ति का सुसु कहाँ करते हैं, दूर जाके करते हैं, मैंने ऐसे याद करा सुसी वी, मतलब हम लोग सु कहाँ करते हैं, सुसु कहाँ करते हैं, दूर जाके करते हैं ना। तो वेदुरंजन सुक्तिका में। काशी सादी अंजन है ना, ये पूरा पुयालस में देते हैं, काशी सादी अंजन काय में देते हैं, पुयालस में देते हैं। शंखाजन तो आर्मी वाले शंख बजाते हैं, ये सिराजाल और कड़ी का बोनस में आता है। आर्मी वाले क्या बजाते हैं, शंख। फिर योग्यांजन प्रकलिनवत, तो मैंने बताया था जो प्रो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, लीन हो जाते हैं। जो योगी या योग करते हैं वो क्या होते हैं, प्रोलीन हो जाते हैं। गुटिकांजन मैंने बताया था, वात अभिषंद और वात अधिमंत में तो आ गया था। बोनस में अपने को पित्त विदक दृष्टि और कुकुणक याद रखना है। जब कुकुणक चिकित्सा देखेंगे तो आगे गुटिकांजन देखेंगे। मुस्तांजन मजा कायम आता है, पित्त अभिषंद में मुस्तादी अंजन देखा था। चूर्णांजन अक्लिन्न वर्त में होता है ना, क्लीन क्लीन जो होता है चूर्ण चूर्ण बन जाता है। यकृत प्लीहांजन श्लेष्म विदक दृष्टि में देखते हैं। कनक उद्भवांजन मेरे मेरे इतना सब याद नहीं, जो जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वो बस याद रख लेना है ना, ज्यादा गदा मजदूरी नहीं करना है इसमें अपने को। बाकी वहां पे तो अपन ने सब सवर्ण पित्तन इनके पूरे 10 10 12 12 याद किए थे, इतना सब अपने को समय भी नहीं है और वो डिमांड भी नहीं है। बिना मतलब की नस्य की मात्रा यहाँ पे दे रखी है तो लिख लेते हैं भैया अपन, नस्य की मात्रा अगर दे रखी है यहाँ पे इन्होंने तो ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, नस्य पढ़ी नहीं रहे वैसे तो अपन इसकी मात्रा कहाँ देखते हैं, पंचकर्मा वाले में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर दे रखी है तो पढ़ लेते हैं। नस्य के प्रकार क्या क्या होते हैं भैया, तो शमन और शोधन, अवपीड़न, प्रतिमस, मश, प्रधमन, धूप। इन सबकी हीन मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा। सबसे पहले देखते हैं नावन नस्य की मात्रा। 8 8 बूंद दोनों नासा छिद्रों में, 16 16 बूंद दोनों नासा छिद्रों में, 32 32 बूंद दोनों नासा छिद्रों में, यही बोलती है भैया ना। आपने को यहाँ नहीं, शुक्ति वो मात्रा दे रखी है ना उनने, क्या बोलते हैं, अष्टबिंदु शुक्ति पाणी शुक्ति, ऐसे करके शिशु ने बोला है। तो अष्टबिंदु मतलब 8 8 बूंद, शुक्ति जिसको अपन मानते हैं कि 16 16 बूंद आता है, और पाणी शुक्ति जिसमें अपन बोलते हैं कि 32 32 बूंद, ये 64 होती है ना। तो अपने को तो संस्कृत याद रखनी थी। शिशु ने नावन नस्य की जो शमन मात्रा कितनी बताई है, अष्टबिंदु शुक्ति और पाणी शुक्ति। बाकी शोधन नस्य की मात्रा 4 4 बूंदी, 6 6 बिंदु, 8 8 बिंदु, ठीक है। अपने को ये अष्टबिंदु शुक्ति पाणी शुक्ति अपन ने, नावन नस्य की शमन मात्रा हो गई, और शोधन मात्रा कितनी होती है, 4 4 बिंदु, 6 6 बिंदु, 8 8 बिंदु। अवपीड़न नस्य की भी सेम मात्रा होती है भैया, 4 4 बूंद, 6 6 बूंद, 8 8 बूंद। प्रतिमर्श 2 2 सब में, प्रतिमर्श मर्श तो यही होता है, डेली दिया जाने वाला नष्ट होता है, सबकी मात्रा 2 बिंदु, उत्तम मध्यम कुछ नहीं, 2 2 बूंद होती है। मर्श जो होता है 6 6 बिंदु, 8 8 बिंदु, 10, थोड़ा सा बढ़ जाता है, मैंने इसे याद करवाता ना, 4 6 8 की जगह 6 8 10 ऐसा हो जाता है। प्रथमन से 2 2 रत्ती, 2 से 4 रत्ती, प्रथमन से धुआं कितना छोड़ते हैं, वहां जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, 2 से 4 रत्ती इसमें होता है। धूम कितने आवर्त क्या आवर्त कुछ याद नहीं रहेगा, सिर्फ अपने को उसमें नावन नस्य की शमन मात्रा याद करनी है। कौन कौन सी, अष्टबिंदु शुक्ति पाणी शुक्ति। चलो, नयन नयन वाला खत्म करते भैया। नयन अभिघात प्रतिषेधी अध्याय है ना, कुछ याद नहीं रखना इसमें को कुछ, अब अपना मेन मैंने सिर्फ कुकुणक में 1 2 लाइन पढ़ेंगे, बाकी सब भूल जाओ। नयन अभिघात प्रतिषेधी अध्याय मतलब आंख में अगर चोट लग गई है तुम्हें तो कैसे उसकी चिकित्सा करेंगे। सद्य नयन अभिघात में क्या करेंगे, पित्त अभिषंध रक्त अभिषंध दोनों की भांति चिकित्सा करके शीतल मधुर स्निग्ध उपचार 1 सप्ताह के पश्चात वात अभिषंध की तरह चिकित्सा करें। कुछ नहीं है, अगर तुम्हें आंख में चोट लग जाए, नयन में अभिघात हो जाए, ओब्वियसली भैया पित्त रक्त के समान चिकित्सा करेंगे। 1 महीने में ऐसा लगता है कि दोष सारे के सारे शरीर में चले जाएंगे या वो हो जाएंगे, तो वात अभिषंध की चिकित्सा करेंगे। नयन अभिघात साध्यता, साध्यता क्या होती है, अगर एक पटल छत है
स्थिति ठीक है, दृष्टि एकदम स्पष्ट है तो वो साध्य रहेगा, दोनों पटल में आश्रित हो जाएगा तो थोड़ा सा कष्ट साध्य रहेगा, तीनों पटल अगर उसके आश्रित हो गए तो वो असाध्य हो जाएगा। या फिर वाली कंडीशन कैसी होती है, जैसे पिच्चित धसी शिथिल लटकती हुई आंख में अगर आपको क्या हो रहा है, नयन अभिघात हो रहा है, तो ये आपको होता है। कभी नहीं पूछेगा, अपन इतने साल से पढ़ते आ रहे हैं एपीजीटी, उनके लिए कभी नए इससे क्वेश्चन नहीं आता है नयन अभिघात से, ठीक है ना। क्या दे रखे, अभ्याहत, ये पूछ सकता है भैया। अभ्याहत देखो एआईपीजीटी 2018 में आया था, नेत्र पर मुख की फूंक से वाष्प स्वेत करना, इसको अभ्याहत बोलते हैं। ऐसा पूछा गया कि अभ्याहत किसे कहते हैं, कुछ नहीं, आंख से अपन फुआ मारते हैं ना, बचपन में चोट लग जाती थी, ऐसे फूंक करके फुआ मारते थे आंख में अपन, उससे मुख की फूंक की आवाज पे, उसको क्या बोलते हैं, अभ्यात बोलते हैं। अतिप्रविष्ट नयन की चिकित्सा नहीं याद रखना। चलो कुकुणक थोड़ा सा देख लेते हैं। कुकुणक वहां नेत्र का रोग भी होता है भैया। कुकुणक नेत्र वर्त में उत्पन्न होने वाला रोग विशेष होते हैं जो स्तन्य दृष्टि से होता है भैया, ठीक है ना। बालकों में होने वाला वर्तमगत रोग है। त्रिदोषज प्लस रक्तज होता है, सुश्रुत बोलते हैं। कफज बोलता है, कुकुकर कफ और रक्त वाला होता है ना, तो सुश्रुत बोलते हैं कुकुणक। त्रिदोष प्लस रक्तज होता है। SR मैंने याद किया था, सुश्रुत है, जब वहां पढ़ा था अपन ने, तो ऐसे मैंने याद करवाया था। सुश्रुत वाले में SR, कुकुणक क्या होता है, सुश्रुत का SR होता है, काश्यप का क्या होता है, KR होता है। कैसे काश्यप, कैसे के सुश्रुत से SR, तो इसका सन्निपातज रक्तज होता है और इसका कफज रक्तज होता है। ऐसा अपन ने वहां पे देखा था नेत्र रोगों में, पीडीए की क्लास में। लक्षण क्या होते हैं भैया कुकुणक के, नेत्र में अतिकंडुता होती है, शून्यता, अक्षु विक्षनाम, ऐसे सब वहां पे देखा था। अक्षिकूट नासा को मसलता रहता है। कर्ण नासा अक्षि मर्दनम, है ना, रेवती ग्रम में वैसा पूरा कौमारवृत्ति में पढ़ा हुआ है अपन ने। सूर्य प्रभान प्रकाश नेत्र को खोल नहीं सकता, निरंतर अश्रुना सब होता है। चिकित्सा क्या कर रही थी अपन ने, कुकुणक की जलों को द्वारा रक्त श्रावण करेंगे, हर श्रृंगार या पारिजात के पत्र से लेखन कर्म प्रतिसारण मादि, ये सब नहीं याद रखना, ठीक है ना। फिर वहां ये वाली टेबल बनी हुई थी, वो याद करेंगे अपन। निदान क्या है, काश्यप बोलते हैं कुकुणक जो होता है ना, माता के कुपुत्र आहार से, लवण अम्ल इनका सबके सेवन से होता है। सुश्रुत बोलते हैं ये स्तन्य कोप या स्तन्य प्रकोप से होता है, ठीक है। वाग्भट बोलते हैं दंत उत्पत्ति से कुकुणक रोग उत्पन्न होता है ना, सारा का सारा अपने को याद है भैया ना। कुकुणक के संदर्भ में 3 अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया है। काश्यप इसको क्या बोलते हैं, माता के अपथ्य जन सेवन से ये रोग उत्पन्न होता है, कफ और रक्त दोष होता है। सुश्रुत बोलते हैं ये कुकुणक जो होता है स्त्री के स्तन्य से या माता के स्तन्य के प्रकोप से होता है। त्रिदोष प्लस रक्त दोष इसमें होता है। वाग्भट बोलता है कुकुणक दंत उत्पत्ति, सिर्फ यही 3 लाइन याद रखना है, इसके अंदर का नहीं पूछा जाएगा अपने, दोष बस याद रखना है ना, लक्षण नहीं याद रहो कोई दिक्कत नहीं। सुश्रुत इसको बोलते हैं समुद्र इव गंभीर नेव शल्य चिकित्सा। सुश्रुत के उत्तर तंत्र 19 में एक रेफरेंस लिख रखा है, ये नेत्र रोगों में समुद्र के समान गंभीर शल्य चिकित्सा मैंने बता दी थी, इससे ज्यादा आंखों की चिकित्सा और तुम क्या करो, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, नेत्र रोग अपना पूरा का पूरा यहाँ से खत्म हो गया ना। आपने ऊपर देख लिया, ब्रीफ रिवीजन देख लिया, 2-4 घंटे की क्लास में अपना हो गया, इसको 2 की स्पीड में रिवीजन कर लेंगे। चलो अब कर्ण रोग पढ़ लेना है आज की, कल पढ़ेंगे। कितना बज गया, 8:30, कल पढ़ेंगे। हाँ क्योंकि अपने को वो भी पढ़ना पड़ेगा, जीके भी पढ़ना है ना 10 बजे से, भोजन वोजन करते हैं।